इस बार के नए सीड्स और फर्टिलाइजर्स से हमारे किसानों को काफी राहत होगी और 2021 तक 80 नए स्टोर्स खोलने का हमारा टारगेट होगा। तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा है हमको। थैंक यू सर। हमें इस पर तुरंत काम शुरू कर देना चाहिए। मुझे नहीं लगता इतने सारे नए स्टोर्स खोलना हमारी कंपनी के लिए फायदे का होगा। अपूर्व, क्या मतलब है तुम्हारा? हमें फ्री डिलीवरी चेन सेटअप करने के साथ साथ खुद को अपग्रेड करना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि फार्मर्स को सीड्स और फर्टिलाइजर्स लेने के लिए छोटे मोटे शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करना है और सामान उनके दरवाजे तक आ जाए। अपूर्व, तुम्हें पता है कि फ्री डिलीवरी चेन शुरू करने में कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है? ये फार्मर्स के एंगल से ठीक है, लेकिन कंपनी के नहीं। फ्री डिलीवरी का जो कॉस्ट है वो प्रोडक्ट के मार्जिन पर आएगा। तुम्हारे इस सजेशन से कंपनी को सिर्फ लॉस पहुंचेगा। मुकुंद जी, ये कंपनी सिर्फ इसीलिए खोली गई थी कि किसानों का फायदा हो सके। मैं नया हूं, लेकिन ये बात बखूबी जानता हूं कि कंपनी किन आदर्शों पर चल रही है। और रहा सवाल कंपनी के फायदे का, तो ये स्टेप एक इन्वेस्टमेंट होगा, लॉन्ग टर्म फायदा। और मेरा मानना है कि सिर्फ फ्री डिलीवरी ऑप्शन प्रोवाइड करने से फार्मर्स हमारी कंपनी की इतनी फ्री माउथ पब्लिसिटी करेंगे कि अगले 2 साल में 300% तक की ग्रोथ होगी। मेरे ख्याल से अपूर्व के आइडियाज में दम है। इससे पहले कि हमारे कॉम्पिटिटर्स के दिमाग में ये आइडियाज आए, हमें इस पर काम शुरू कर देना चाहिए। अपूर्व, मुझे अच्छा लगा कि तुमने कंपनी के सिद्धांतों को ध्यान में रखा, कि हमारी कंपनी फार्मर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए बिजनेस करती है। गुड, वेरी गुड। सर, अपूर्व ने तो आते ही झंडा गाड़ दिया है। आपका बनाया प्रपोजल आज पहली बार रिजेक्ट हुआ है। धवल सर को जैसे कुछ दिख ही नहीं रहा है। आपके पोजीशन के लिए अच्छी बात नहीं है सर। आपको वाकई मेरा आइडिया पसंद आया, या फिर आपने मेरी साइड सिर्फ इसलिए ली क्योंकि मैं आपका बेटा हूं? क्योंकि मुकुंद जी को तो आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। अपूर्व, मैंने तुम्हारे आइडिया को इसलिए सपोर्ट किया था क्योंकि वो हमारी कंपनी और हमारे फार्मर्स के लिए फायदेमंद है। उस काफसे के बच्चे का काम तमाम करना है। बहुत नाक में दम कर रखा है उसने। इस बार चार्ज थोड़ा ज्यादा बैठेगा सर। बोल कितना? 10 15 दिए, लेकिन मेरा नाम बाहर नहीं आना चाहिए। पकड़ा गया तब भी नहीं। अब बेफिक्र रहो साहब, काम भी हो जाएगा और नाम भी नहीं आएगा। ये 5 लाख एडवांस, बाकी काम होने के बाद। करना कब है? तुम तैयारी करो, डेट में बताता हूँ। यश, सो जा बच्चा। क्या हो गया? सो जा, सो जा। मम्मा थक गई। यश, क्यों रो रहा है? सो जाना। नींद नहीं आ रही है? हाँ, सो जाना। क्या हुआ यश? सो ही नहीं रहा है। आजा आजा बच्चा, आजा आजा मेरे पास आओ। आज पापा सुलाएंगे बच्चे को, हैं? मेरा बच्चा। चलो चलो मेरे साथ चलो। आप क्या कर रहे हो? तुम 2 रात से सोई नहीं, सो जाओ आराम से। चलो बच्चे, बाहर चलते हैं। आजा। भाग्यश्री, मैं सोच रहा हूँ कि अपूर्व अब तैयार है। मैं रिटायर हो जाता हूँ, वो संभाल लेगा कंपनी। हाँ बिल्कुल। तो अब आपको भी ना थोड़ा सा आराम करना चाहिए। गुड बॉय। चले अपूर्व, हो गया नाश्ता? जी बाबा, बस। खाना गोपाल के हाथों भिजवा दूंगी। ठीक चलो बेटा। बाय बाय। बाय यश, बाय बेटा। यार बेटा, इनकी भी मजबूरी है बेटा। पापा, ऐसे लोगों को ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। कोई बात नहीं। अब पापा, पापा। धवल काप से एक कामयाब बिजनेसमैन को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। साफ था कि यह कोई राह चलती हत्या नहीं थी, इसे करवाया गया था।
यह हत्या किसी के बुरे इरादों और मन में बैठी मैल का नतीजा था। सर 4 गोलियां मारी गई है, पॉइंट ब्लैंक रेंज से। ज्यादा खून बह जाने से कार्डियक अरेस्ट हुआ और विक्टिम की मौके पर डेथ हो गई। जिस तरह से ये काम किया है प्रोफेशनल किलर ही होगा, बचने का कोई चांस ही नहीं। चारों गोलियां लोकल मेड गन की लगती हैं सर। चारों गोलियां सीने में मारी गई हैं। जी सर। सर मिस्टर कापसे के मर्डर केस पर ही काम कर रहा हूं। आई नो सर, मुझे पता है कि वो एक पब्लिक फिगर थे। जी सर, कुछ भी अपडेट होता है मैं आपको बता दूंगा। जय हिंद सर। सर, एफएसएल ने कंफर्म कर दिया है कि लोकल मेड गन ही यूज हुआ था और हाल फिलहाल में इस तरह का गन कहां बेचा गया है, किसको बेचा गया और किसने बेचा है, ये सब पता लगाने के लिए खबरी नेटवर्क को एक्टिव कर दिया है। ये मर्डर करवाया गया है बड़ी प्लानिंग के साथ, और ये जो कोई भी है उसे धवल कापसे का रूटीन पता था। उस सिग्नल पर कब पहुंचता है उसका अंदाजा था, या फिर घर से ही पीछा किया गया था। धवल कापसे का घर और जहां मर्डर हुआ था वो सिग्नल वाला एरिया। बाकी सीसीटीवी फुटेज चेक करो। राइट सर। क्या हुआ? मैंने कहा था ना ये नंबर सिर्फ इमरजेंसीज के लिए दिया है। क्यों कॉल किया? मुझे पता है तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे मिल जाएंगे और तुम कॉल मत करना, मैं करूंगी। मम्मी ने दूध पिया? नहीं, सोने की कोशिश कर रही है। जानवी क्या हो गया है? ऐसा लगता है जैसे कोई बुरा सपना देख रहा हूं। मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें जिसने भी पापा को। उस भिखारी का चेहरा देखा था या हुलिया बता सकते हो? बस इतना देखा कि उसके कपड़े बहुत मैले थे, आधा चेहरा शॉल से ढका हुआ था। तुमने कुछ देखा? नहीं देख पाया सर। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता वो बाइक पर बैठकर उल्टी तरफ भाग गया। उस बाइक के बारे में कुछ बता सकते हो? नंबर प्लेट देखी थी? ब्लैक कलर की बाइक थी, जेके बाइक जैसी। मैं नंबर ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन उसके नंबर की शुरुआत MH12 से थी सर। MH12 मतलब बाइक पुणे की है सर। आप लोगों को किसी पर शक कोई ऐसा कर सकता है? पता नहीं सर, कौन करेगा ऐसा? मैं हमेशा धवल से कहती थी संभल कर आया जाए कर, थोड़ा चौका ना रहे, लेकिन उन्होंने मेरी बात कर दी। आप उनसे ऐसा क्यों कहती थी? क्या उन्हें कोई खतरा था? 2 साल पहले भी उन पर अटैक हुआ था। क्या बोल रहे हो आप? उस वक्त भी गोपाल उनके साथ था। ये क्या हो रहा है? कौन है ये लोग? बाहर निकल! हट! कौन हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे! भाई हमने क्या गलती की है? छोड़ो मुझे! ये सिर्फ वार्निंग है, नेक्स्ट टाइम सीधा तेरे भेजे में लगेगी, समझा? चल निकल। इतनी बड़ी बात हो गई और किसी ने मुझे कुछ बताया तक नहीं। पापा नहीं चाहते थे कि तुम परेशान हो। पापा पर किसी ने हमला किया, उन्हें डराया, धमकाया, तो किसी ने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? मैंने कहा था धवल से, उसने बड़े ऑफिसर से बात भी की थी, उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन मिली थी। 6 महीने बाद उन्हें लगा कि सब ठीक है तो उन्होंने प्रोटेक्शन हटवा दी। आपको पता ही ये हमला किसने किया था? धवल को शक था कि इसके पीछे सारंग सिंह और संजय जगताप का हाथ हो सकता है। वो बिजनेसमैन, उन दोनों का भी सेम बिजनेस है। पर धवल जी को ऐसा क्यों लगा था कि वो हमला संजय या सारंग ने किया होगा? 2 साल पहले धवल ने महाराष्ट्र में 5 राइस मिल शुरू किए थे। उसकी वजह से संजय और सारंग को बिजनेस में बहुत लॉस हुआ था और वो दोनों बहुत नाराज थे। क्या धवल भाव, किसानों के लिए पहले ही आपने फर्टिलाइजर और मिट्टी के रेट मार्केट में कम कर रखे। आप तो अच्छा खासा कमा रहे हो, लेकिन हमारे बिजनेस में नुकसान हो रहा है। और अब ये 5 राइस मिल खोलने की क्या जरूरत थी? पैसा तुम्हारा है भाव, खोला तो खोला। और उन किसानों से इतना महंगा धान क्यों लेना? तुम्हारी वजह से कोई भी किसान अपनी फसल बेचने को तैयार नहीं है किसी और को।
देखो, मैंने ये बिजनेस किसानों को सपोर्ट करने के लिए ही शुरू किया था। आज उनकी वजह से मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो उन्होंने जो मुझे दिया वो मैं उन्हें वापस लौटा। लेकिन आपके दान धर्म से हमारे धंधे में नुकसान होता है, उसका क्या? हमारे लिए तो यही सही होगा कि तुम अपना बिजनेस प्लान बदलो, हमारा साथ दो, ना कि उन गरीब किसानों का। अगर मैं मना कर दूं तो? क्या तकलीफ है धवल भाव? हाँ, अगर आपको कुछ हो गया तो हमको भी फिक्र होगी। उस मीटिंग के बाद ही धवल को उन गुंडों ने धमकी दी थी, और इस बार धमकी को अंजाम दे दिया। सर, संजय और सारंग ने करवाया होगा, वो तो पहले से इतना चढ़े हुए थे। सर, हम लोग किसानों के लिए फ्री डिलीवरी सिस्टम शुरू करने वाले थे, और ये आइडिया हमारे बिजनेस को नहीं, पूरी इंडस्ट्री को बदल देता। तो क्या संजय और सारंग को आपके इस बिजनेस प्लान के बारे में पता था क्या? क्या आपने अपने इस प्लान को मार्केट में अनाउंस कर दिया? नहीं सर, अभी तक तो नहीं, लेकिन सर कोई तो है जिसने ये बात कंपनी में लीक की है। उस बोर्ड मीटिंग में जितने भी लोग शामिल थे, मुझे सबके डिटेल्स चाहिए। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियलिस्ट धवल कापसे की हत्या की खबर से पूरा शहर हिल गया है। जब उनकी कार पुणे शहर के संगम नगर एरिया के ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी थी, तभी उन्हें दिन दहाड़े गोली मार दी गई। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि गोली मारने वाला भिखारी के वेश में आया था। क्राइम ब्रांच पर केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने का प्रेशर है। हमारे सूत्रों के अनुसार कुछ संदिग्धों के नाम भी सामने आए हैं। दिन दहाड़े हुए इस हत्याकांड से प्रशासन भी सख्ते में है। क्राइम ब्रांच पर कातिल को पकड़ने के लिए और भी ज्यादा दबाव बढ़ गए हैं। धवल कापसे की हत्या से पूरा राज्य शोक के माहौल में है। उनके ना रहने से किसानों को सबसे बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि धवल कापसे किसानों के सबसे बड़े समर्थक और हिमायती थे। हेलो, देखा क्या? टीवी पे धवल कापसे के मर्डर की न्यूज़ दिखा रहे हैं। साहब, आपके फोन का इंतजार था। काम तो कल करना था ना। अब साहब, मुहूर्त तो निकाला नहीं था ना, फील्डिंग कर रहे थे, मौका मिला तो कर दिया। ठीक है, काम सफाई से हुआ है ना, मेरा नाम आना नहीं चाहिए। साहब बिल्कुल बेफिक्र रहिए आप। और साहब वो बैलेंस अमाउंट कल रात 9 बजे मिल वहीं पर। ठीक है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियलिस्ट धवल कापसे की हत्या की खबर से पूरा शहर हिल गया है। जब उनकी कार पुणे शहर के संगम नगर एरिया के ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी थी, तभी उन्हें दिन दहाड़े गोली मार दी गई। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि गोली मारने वाला भिखारी के वेश में आया था। ऐसा लग रहा था कि हत्या के पीछे कई खिलाड़ी थे। इस हत्या के पीछे का मकसद एक रहस्य था, जिसका पता लगाने के लिए पुलिस को भी काफी मेहनत करनी थी। सर, एक ब्लैक बाइक मिली है। संगम सिग्नल के सीसीटीवी फुटेज में तो कुछ भी क्लियर नहीं देगा, लेकिन वहां से गोला चौक की तरफ जाते हुए रास्ते पर एक सीसीटीवी में फुटेज क्लियर मिली है। यही बाइक है सर। अगर प्रोफेशनल किलर्स हैं तो नंबर प्लेट भी फर्जी होगा सर। धवल कापसे के बिजनेस राइवल संजय और सारंग बुलाकर लेकर उन्हें बात करके देखते हैं, पता तो चल जाएगा कौन कितने पानी में है। सलाम साहब। बोल गणेश, क्या खबर है? साहब, वो गन सेलर जिसने गन बेची थी वो मिल गया है। नाम क्या उसका? लक्ष्मण खुरपे नाम है सर। यही शंभूवाड़ी में रहता है, घर से ही ऑपरेट करता है। कौन है? कैसे ले सर? तलाशी लो करके। साहब, ये सब क्या किया मैं? ऐसे सारा घर क्यों छाने साहब? सामने सीधा आदमी है। 2 मिनट रुक जा, तब पता चल जाएगा। सर, ये गन मिली सब। सीधा आदमी है तू। इससे सारा हमें अच्छे से पता है। 2 साल पहले आपने धवल जी को धमकी दी थी और ठीक उसके बाद ही उन पर हमला हुआ था। हाँ, उनकी वजह से हमारे बिजनेस में बहुत नुकसान हो रहा था, इसलिए मैं और संजय उनसे बात करने गए थे। अटैक वगैरह कुछ नहीं करवाया। 2 साल पहले भी पुलिस ने पूछताछ की थी, कुछ नहीं मिला। आप मेरी तरफ से बेफिक्र रहिए। आपके बिजनेस में और कोई है जो उन पर हमला करवा सकता है? मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी ले सकता हूँ। धवल कापसे अपने मन की करने वाला आदमी था। अब ऐसे में उसके कितने दोस्त थे, कितने दुश्मन,
ये मैं कैसे बता सकता हूँ? कभी कभी इंसान अंदर से चोट खाया हुआ होता है। आप पता लगाइए, कोई अपना तो नहीं था। चलते थे, अपना ध्यान रखना है और कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। चलो श्वेता। जा रहे हैं मामा जी? हाँ बेटा, वो दिल्ली की फ्लाइट है, कुछ काम है। कोई भी जरूरत हो तो मुझे फोन करना। चलो। अपूर्व, चलिए यार मैं भी चलता हूँ। चलो। कुछ खाया माने? हम क्या हुआ जानवी? किसका फोन आ रहा है? कुछ नहीं, वो रॉन्ग नंबर है। मैं यश को देख के आती हूँ, वो जाग गया होगा ना। अपूर्व ने किसानों के लिए फ्री डिलीवरी सिस्टम शुरू करने के लिए एक प्लान सजेस्ट किया था सर। पूरा प्रपोजल पढ़ने के बाद मुझे मालूम चला कि सर बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया था सर। अगर ये प्लान ऑपरेशन में आ जाता तो सर हमारी कंपनी बाकी कंपटीटर से बहुत आगे निकल जाती। अच्छा मोहन जी, बाहर वालों के अलावा कंपनी में कोई ऐसा है जो मनीवन धवल जी से बैर रखता हो? अपूर्व ने तो आते ही झंडा गाड़ दिया है। आपका बनाया प्रपोजल आज पहली बार रिजेक्ट हुआ है। धवल सर को तो जैसे कुछ दिख ही नहीं रहा है। बोलिए मुकुंद जी, क्या जानते हैं? सर देखिए, मैं मर्डर के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ सर, लेकिन हाँ, धवल सर ने कुछ दिन पहले एक एम्प्लॉय को ऑफिस से बाहर निकाल दिया था। किसको? सर जयेश, धवल सर का साला। तुमने क्या सोचा जयेश कि तुम फर्टिलाइजर में मिलावट करके बेचते रहोगे और मुझे पता नहीं लगेगा? कितना भरोसा करके मैंने डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट तुम्हें सौंपा था और तुम मुझे ही लूट रहे हो। सॉरी जीजा जी, मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। पैसों की जरूरत थी तो मुझसे पैसे मांगते, अपनी बहन से मांग लेते। मुझे माफ कर दीजिए, एक बार भरोसा कीजिए मेरे ऊपर। मैं माफ कर रहा हूं, इसीलिए तुम्हें सिर्फ जॉब से निकाल रहा हूं, लेकिन तुमने जो भी चोरी की है वो सारा पैसा तुम्हें कंपनी में जमा करना होगा, वरना मुझे पुलिस कंप्लेंट करनी होगी। मैं गलत बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता। जीजा जी, तुम जा सकते हो। क्या धवल जी की वाइफ को इसके बारे में पता है? मुझे नहीं पता सर, लेकिन धवल सर ने मुझे बोला था कि मैं किसी को भी जयेश को निकाले जाने की वजह न बताऊं। तुम बार बार कॉल क्यों कर रहे हो? मैडम एक हफ्ता हो गया काम हुए, अभी तक पैसा नहीं मिला मुझे। हाँ तो बात को थोड़ा समझो ना, माहौल थोड़ा शांत होने दो। मैडम अब ये सोचना मेरा काम थोड़ी है, मुझे मेरे बाकी के पैसे चाहिए। तुम्हारे पैसे लेके मैं कहीं भाग नहीं जा रही हूँ, तो इसलिए शांत रहो, अपना मुंह बंद रखो और मुझे दोबारा कॉल मत करना, समझे? क्या हुआ? किसका फोन था? पंकज का। क्या बोला? उसे अपनी बैलेंस अमाउंट चाहिए, मैंने 3-4 दिन रुकने को कहा है। अब ये कोई नया बखेड़ा ना खड़ा करते। तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी। हम दोनों के अलावा और भी लोग हैं जो धवल भाऊ की कंपनी की वजह से नुकसान में चल रहे हैं, तो ऐसे में दुश्मनी तो किसी की भी हो सकती है। पर आप दोनों के अलावा उन्हें धमकी देने और कोई नहीं गया था। हमारा उनसे मिलना एक कोइंसिडेंस था, उसके कुछ ही दिन बाद उन पर अटैक हो गया। अब जाहिर है उनको तो यही लगता है कि अटैक हमने करवाया, लेकिन कोई प्रूफ नहीं है, ना उनके पास था ना आपके पास है। चलो बताता सर, मैं गन बेचता है, मध्य प्रदेश से माल उठाकर यहाँ पूना में बेचता है। सप्लायर कौन है तेरा? पता नहीं, मैं तो मिडिल मैन से लेता है, उसका नंबर है मेरे पास। पिछले 1 महीने में पूना में तूने कितने गन बेचे हैं और किस किस को बेचे हैं? सब बोल। पिछले महीने 2 लोगों ने लिया है। नाम बोल। मोहम्मद इरफान और प्रकाश सुरवे। बाकी डिटेल्स जल्दी बोल लक्ष्मण, बोल। सर, जिस बाइक पर शूटर भागे थे उस बाइक के ओनर का पता चल गया, किसी सुबोध मंडल के नाम पर है। एड्रेस मिला? जी हाँ सर, उसके घर एक टीम भेज दी मैंने। गुड। और ये गन सेलर लक्ष्मण, उसने कुछ कहा? उसने 2 लोगों का नाम बताया सर। नहीं, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। पॉसिबिलिटी है कि ये लक्ष्मण इसी मर्डर केस से कनेक्टेड हो। और सर, ये धवल जी का साला जयेश, इसको धवल जी ने 6 महीने पहले काम से निकाला था। ये कंपनी में घोटाला कर रहा था, लेकिन इस बात को अंदर ही अंदर दबा दिया गया था। जयेश को बोलो, बात करते। वो अभी दिल्ली में है सर, परसों पुणे आ रहा है, मैंने बुलाया उसे। एक काम करो, धवल जी के फैमिली मेंबर्स के सबके कॉल डिटेल्स निकालो, शायद वहीं से हमें कुछ मिल जाए। राइट सर। सर, ये बाइक का मालिक सुबोध भावे। MH12 AF145H बाइक तुम्हारी है? हाँ साहब। ये बाइक एक मर्डर में इस्तेमाल हुई है। सच सच बता, क्या किया तूने? क्या बात कर रहे हैं साहब, पिछले महीने मेरी बाइक चोरी हो गई थी, मैंने कंप्लेंट भी किया था। कौन से पुलिस स्टेशन में? MS नगर पुलिस स्टेशन।
बता, गन किससे खरीदी तूने? लक्ष्मण नाम है सर उसका। उसी गन से मर्डर किया ना? नहीं सर, वो गन तो जैसे लिया था वैसे रखी है सर। झूठ मत बोल, लक्ष्मण ने हमें तेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। चल बोल। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं अपने दोस्तों को दिखाने के लिए रखा था वो गन। क्या बकवास कर रहा है? मुझे फट्टू फट्टू बोलते थे और मुझे बोलते थे कि तू डरपोक है, तू कभी गन नहीं पकड़ सकता। इल्लीगल गन खरीदने को तू खेल समझता है? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए सर। मैं अपने दोस्तों के बहकावे में आ गया सर। गन क्यों खरीदी थी? अब बेफिक्र रहो साहब, काम भी हो जाएगा और नाम भी नहीं आएगा। ये 5 लाख एडवांस। बता दे वरना मुंह खोलने के और भी तरीके आते हैं मुझे। साहब मुझे नहीं, मेरे दोस्त को चाहिए था, उसके बोलने पर ही मैंने लिया था, फिर बाद में उसने लेने से मना कर दिया। साहब अभी भी वो गन मेरे पास ही है। तो उसका नाम बोल, नंबर दे उसका। क्या सोच रहा है? किसका नाम बताओ? हाँ, या याद नहीं आ रहा है तुझे? दे परा, धवल कापसे को क्यों मारा? किसने सुपारी दी थी? कौन धवल कापसे? सर मैंने किसी को नहीं मारा सर। तो गन क्या अपने बारात में फायर करने के लिए खरीदा था? मैं परेशान हो गया था अपने हालात से, मजदूरी का काम कर करके इतना पसीना बहाने के बाद सिर्फ चिल्लर ही मिलता था, इसलिए मैंने गन खरीदा। सोचा कि बैंक लूट लेता हूं, कम से कम जिंदगी भर पैसों की तकलीफ तो नहीं होगी। साहब मैं सच बोल रहा हूं, मैंने किसी को नहीं मारा। आपको जो 6 गोली मिली थी ना मेरे घर पे, वो सब मैंने लक्ष्मण से खरीदा था। और सब वो सामान अभी भी वैसा का वैसा ही है, एक भी गोली नहीं चली उस बंदूक से। यार अब बर्दाश्त के बाहर हो गया ये धवल का नाटक। हाँ यार, कुछ इंतजाम करना पड़ेगा उसका। क्या कर सकते हैं, वो डरता भी तो नहीं है। इस बार धमकी नहीं, सीधे गोली देंगे, असली वाली बुलेट। चढ़ गई है क्या? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो? हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं उसको डराने की बात कर रहा हूँ, जान से मारने के लिए नहीं। 2-4 गुंडों को हायर करेंगे और उनसे कहेंगे कि गोली धवल के कान के पास चलनी चाहिए। उसको भी तो डर का एहसास हो, हमारे बिना कहे वो हमारी बात भी समझ जाएगा और फिर उसके बाद वो हमें सीरियसली भी लेगा। छोड़ दे, ये सिर्फ वार्निंग है, नेक्स्ट टाइम सीधा तेरे भेजे में लगेगी, समझा? सर हमने इरफान और प्रकाश दोनों की खरीदी हुई गन और बुलेट सीज कर एफएसएल को भेज दी थी, पर एफएसएल की रिपोर्ट के हिसाब से दोनों ही गन इस्तेमाल नहीं हुई है और बुलेट्स भी वैसी ही हैं। मैंने इरफान का बैकग्राउंड भी चेक किया सर, शक्कर नहीं जैसा कुछ मिला नहीं। इंसिडेंट के वक्त भी वो संगम नगर सिग्नल पर नहीं था। और वो दूसरा प्रकाश, उस पर लड़ाई झगड़ा करने और ज्वेलरी चुराने के कुछ केसेस तो हैं, पर अभी तक कुछ भी साबित नहीं हुआ है। थोड़ा डाउटफुल है वो। उसका कहना है कि इंसिडेंट के वक्त वो शीना नाम के किसी बंदी के साथ था। उसकी मोबाइल लोकेशन चेक की हमने, वो वाकई में क्राइम स्पॉट पर नहीं था। सारंग और संजय के खिलाफ कुछ मिला? अभी तक कुछ नहीं मिला सर, हम ढूंढ रहे हैं, शायद कुछ मिल जाए। इस सारंग और संजय इस मर्डर से जरूर कनेक्टेड है। 2 साल पहले जो हमला हुआ था वो एक कोइंसिडेंस नहीं था। अगला पिछला सब देखो ये सारंग और संजय इस लक्ष्मण से कनेक्टेड है या नहीं, या फिर उन दोनों से जिनकी हमने गन सीज की है। और सर वो बाइक वाला सुबोध, उसने वाकई में एमएस नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी है। बाइक चोरी की थी, इसलिए शायद इन्होंने नंबर प्लेट नहीं चेंज की थी। माना कि धवल पे अटैक को 2 साल हो गए हैं, लेकिन पुलिस खोद के सब डिटेल्स निकालेगी तो 2 साल बहुत होता है, कुछ मिलेगा नहीं उनको। लेकिन हमें सावधान तो होना ही पड़ेगा, पुलिस नजर रखेगी हम पे। अब क्या करें? हमें शांत रहना है, कुछ उल्टा सीधा नहीं करना है और घबराना भी नहीं है। बोल गणेश, क्या खबर है तेरे पास? बहुत बड़ी खबर है सर, मेरी टीम ने ना जमकर काम किया है। खबर काम किया ना, तो इनाम भी पूरी टीम को मिलेगा। चल बता। सर सबसे पहली खबर, धवल का साला जयेश, वो घर का भेदी निकला। धवल के बिजनेस राइवल सारंग सिंह के यहाँ काम करता है। कब से? 5-6 महीने से कर रहा है। मतलब जब से धवल जी ने उसे काम से निकाला था उसके बाद से? हाँ, कापसे एग्रो सॉल्यूशन से निकाले जाने के बाद मैंने सारंग साहब के यहाँ ज्वाइन कर लिया था। ये बात तुम्हारे जीजा को पता थी? नहीं, जयेश नहीं चाहता था कि ये बात धवल भाव को मालूम हो। हाँ, चोरी करना तो उसकी आदत है, पर ये बात क्यों छुपाई? क्योंकि मैं अपनी बहन के घर का माहौल खराब नहीं करना चाहता था। मैंने मान लिया था कि मुझसे गलती हुई है और जीजा जी ने कहा था वो ये बात किसी को नहीं बताएंगे। उसके बाद मैंने सारंग सिंह के यहाँ ज्वाइन कर लिया और जीजा जी को नहीं बताया।
मतलब तुम घर में घुसकर कंपनी की जासूसी कर रहे थे, पर धवल जी को तुम्हारे बुरे इरादों की कोई खबर नहीं थी और तुम चोरी छुपे इसका फायदा सारंग को देते रहे। हाँ, जयेश ने मुझे कुछ अंदर की बातें बताई और मेरी कंपनी को फायदा हुआ। लेकिन ये धोखाधड़ी ज्यादा दिन नहीं चली। धवल जी को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने बिजनेस में जासूसी करने का चार्ज लगाने की धमकी दी। आप लोग डर गए और उन्हें मार दिया। जयेश, तुमने फ्रॉड किया, उसके बाद तुम निकाले गए, फिर तुमने अपने जीजा के बिजनेस राइवल से हाथ मिलाया, तुम्हें तब भी चैन नहीं मिला, तो तुमने किस्सा ही खत्म कर दिया। आप भूल रहे हैं कि वो मेरे एक्स बॉस थे, लेकिन मेरी बहन के पति भी थे और मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। सर अब दूसरी खबर, अपूर्व के जिगरी दोस्त उमेश की। वो भी किसी राइवल के यहाँ काम करता है? उससे भी बड़ी खबर है सर, ये संजय के दूर का रिश्तेदार है। मतलब यहाँ भी राइवल कनेक्शन? सर मेरे को तो लगता है ना, इन दोनों ने मिलकर कांड किया है। सर संजय जगताप मेरे मामा लगते हैं, वो मेरी माँ के चचेरे भाई हैं, मेरी फैमिली उनके क्लोज है सर, मैं नहीं हूँ। झूठ मत बोलो उमेश, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि संजय ने बिजनेस सेट करने में तुम्हारी काफी हेल्प की है या नहीं? हाँ सर की है। और तुम ये एहसान चुकाने के लिए धवल जी की इंफॉर्मेशन देते थे उसे? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। अपूर्व बचपन से मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसकी फैमिली मुझे अपनी फैमिली जैसी लगती है। और संजय मामा ने जो किया वो एहसान नहीं, मदद थी, दान नहीं, लोन दिया था उन्होंने, जिसकी इंस्टॉलमेंट मैं आज भी दे रहा हूँ सर। अगर उन्होंने इसके बदले में ऐसा कुछ करने के लिए मेरे को बोला भी होता तब भी मैं 1 मिनट के लिए इस बारे में नहीं सोचता सर। उमेश से मैं कभी ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। उमेश अपूर्व के बचपन का दोस्त है। उमेश की फैमिली और मेरे बीच अच्छे रिलेशंस हैं, पर उमेश अपूर्व की फैमिली से ज़्यादा क्लोज है। चलो मान लिया ये मर्डर आप लोगों ने प्लान नहीं किया था, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूँ 2 साल पहले जो हमला हुआ था वो आप लोगों ने ही करवाया था। हाँ, वो अटैक हम नहीं करवाया था, पर सिर्फ धमकाने के लिए। मर्डर करने का हमारा कोई इरादा नहीं था और ना ही उस मर्डर में हमारा कोई हाथ है। धवल जी के बिजनेस राइवल संजय और सारंग से हम लोगों ने पूछताछ की, अभी तक कुछ सामने नहीं है। सर अगर संजय और सारंग ने ये सब नहीं किया तो और कौन हो सकता है जो पापा को चोट पहुंचाने के बारे में सोच सकता है? आपके ऑफिस या रिलेटिव्स में कोई ऐसा है जिसके आप लोगों के साथ अनबन हुई हो और उस इंसान ने वो कड़वाहट अपने दिल में रखी हो? सर मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता, पर हमारी कंपनी के हेड ऑफ ऑपरेशन मुकुंद पाटिल, उन्हें मेरे काम करने से दिक्कत थी और पापा मुझे और मेरे आइडियाज को सपोर्ट करते थे, तो शायद उन्हें उनसे भी दिक्कत हो गई। ये सच है, अपूर्व को काम की समझ नहीं है। अगर वो धवल सर का बेटा नहीं होता तो शायद इस कंपनी में उसे काम करने का मौका नहीं मिला होता। और आप ये भी सोचिए कि मुझे अगर प्रॉब्लम अपूर्व से थी तो मैं अपूर्व को मारता ना, धवल सर को नुकसान नहीं पहुंचाता। शायद आप मारना अपूर्व को ही चाहते थे, लेकिन गलती से धवल जी की मौत हो गई। झूठ है ये सब, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। अगर आपको ऐसा लगता है इन सबके पीछे मेरा हाथ है तो आप सबूत लाइए, मैं आपके पास खुद आ जाऊंगा जहां आप बोलेंगे। सर एक और खबर है, इन दोनों से ज्यादा बड़ी और ज्यादा चौंकाने वाली। क्या? सर आपने मेरे को बोला था कि कापसे फैमिली पर नजर रखो, मैंने रखी। धवल का बेटा अपूर्व अभी 6 महीना पहले 1 नंबर का सट्टेबाज था, सर के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा था। और ये बात शायद किसी को अच्छी नहीं लगती। कहीं किसी ने अपूर्व का गुस्सा उसके पिता धवल कापसे के ऊपर तो नहीं निकाला, या फिर टारगेट अपूर्व था लेकिन मारे गए धवल कापसे। सर ये कापसे फैमिली तो बहुत कुछ दबा कर बैठी है। ये अपूर्व सट्टेबाज था, कर्जा है उस पर, और पता नहीं क्या क्या किया होगा। अपूर्व की बीवी जानवी, वो भी बड़ी छुपी रुस्तम है। मतलब सर? कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि जानवी पंकज मिश्रा नाम के गुंडे के लगातार कांटेक्ट में है। उसके बैंक डिटेल से पता चलता है कि जानवी ने अपने अकाउंट से पंकज मिश्रा की बीवी जूही के अकाउंट में 3 बार 2-2 लाख करके 6 लाख की पेमेंट की है। अजीब है सर, पंकज जैसे गुंडे के टच में है, किसी बात के पैसे देती है, वो भी ऐसे टेढ़े तरीके से। बुलाओ दोनों को, देखते हैं क्या कहानी सुनाते हैं। अपूर्व मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे बेटिंग, गैम्बलिंग और कर्जों के बारे में जानता हूं, इसलिए सीधे सीधे बता दे अपने पापा को क्यों मरवाया। सर क्या बकवास सवाल है? तुम्हारी बीवी पंकज मिश्रा को पैसे देती है, पता है तुम्हें? आपको कैसे पता? मतलब तुम्हें पता है? हाँ मैं पंकज को जानता हूँ, पर मैंने उसे किसी और को किडनैप करने को कहा था। किडनैप? किसे किडनैप करवाया तूने? करण शिंदे नाम है उसका, उसकी बीवी को, ताकि करण डर जाए। ये करण कौन है? कोई नाम का जर्नलिस्ट है, किसी लोकल न्यूज चैनल के लिए काम करता है। उसकी वाइफ को किडनैप क्यों करवाया? वो अपूर्व को ब्लैकमेल कर रहा था। क्या बोल रही हो तुम? ब्लैकमेल? किस बात के लिए? सर उसके पास मेरा एक वीडियो था एस्कॉर्ट गर्ल के साथ, और वो उसे ऑनलाइन करने की धमकी दे रहा था। मैंने बहुत मिन्नतें की सर उससे, पर वो मान ही नहीं रहा था। पैसे चाहिए थे सर उसे। तो पुलिस के पास क्यों नहीं गए?
और मैटर खुद को ही सेटल करना था तो दे देते पैसे। सर मैं तैयार था, पर वो 10 करोड़ रुपए मांग रहा था। कहां से लाता सर 10 करोड़? और अगर दे भी देता तो उसका क्या भरोसा, डबल क्रॉस कर जाता तो उसे डराने के लिए तुमने गुंडे को हायर किया? हाँ सर, पंकज ने जर्नलिस्ट की वाइफ को किडनैप किया और जर्नलिस्ट को ब्लैकमेल करने लगा। मैंने अपने स्टिंग वीडियोस के सारे ओरिजिनल कॉपीज ले लिए। तुम्हारी बीवी भी इन्वॉल्व है? जिस आदमी ने करण की वाइफ को किडनैप किया वो मेरे मायके में ड्राइवर था। इस काम के लिए मैंने ही बात की थी उससे। तो मतलब अपूर्व एस्कॉर्ट्स के कांटेक्ट में है, ये बात तुम्हें पता थी? मैं जानती थी, नाराज थी और अपूर्व को छोड़ना भी चाहती थी, मगर फिर अपूर्व ने मुझसे वादा किया कि वो ये सारे गंदे काम, ये जुआ, दूसरी औरतें, ये सब छोड़ देगा। मैंने उसे माफ़ किया, बदलने का एक मौका दिया और वो बदला भी। मगर फिर 6 महीने बाद मुझे ये वीडियो मिला, किसी नाराज जर्नलिस्ट ने भेजा था। अपूर्व क्या है ये, क्या है ये? तुमने यश की कसम खाई थी कि तुम ये सब छोड़ चुके हो। अब तक अच्छाई का मुखौटा लगा के रखा था तुमने। जानवी मेरा यकीन करो, मैं सच में बदल गया। कैसे कर लूं तुम्हारा यकीन? जब ये देख रही हो तो कैसे करूं? ये वीडियो पहले की है, कोई इसे यूज करके मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। तुम पहले ही मेरा विश्वास तोड़ चुके हो, क्यों करूं यकीन मैं? जानवी तुम जानती हो मैं बदल चुका हूँ। पहले मुझे फर्क नहीं पड़ता था इन सब चीजों से, लेकिन अब फर्क पड़ता है। तुम और यश मेरे लिए मायने रखते हो। मैं तुम्हें और यश को नहीं खोना चाहता। मेरा यकीन करो, ये वीडियो सच में पुराना वीडियो है। बहुत गुस्सा आया था मुझे, मैं सब छोड़कर जाना चाहती थी, पर फिर मुझे अपूर्व पर भरोसा हुआ। और आप जानती थी? नहीं, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था, और ना ही धवल को। और अब ये तो जानती होंगी ना कि अपूर्व सट्टेबाज है। हाँ, जब हमें पता चला कि अपूर्व इन सब चीजों में पड़ा हुआ है तो हम सब बहुत हैरान थे। लेकिन अपूर्व सुधर गया है, वो सही रास्ते पर चल रहा है। ऐसे ही तो कोई सुधर नहीं जाता। अपूर्व कैसे सुधर गया? सर मुझे समझ आ रहा था कि मैं खुद अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ। घर में सब के सब मेरे लिए परेशान थे, लेकिन मेरी लत थी जो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। मैं कर्जे में डूबता चला जा रहा था। मैं नए पैसे उठाता पुरानी उधारी चुकाने के लिए, लेकिन वो पैसे भी डूब जाते और धीरे धीरे मुझ पे 5 करोड़ का कर्जा हो गया। और फिर एक दिन वही हुआ जिसका मुझे डर था। जिनसे मैंने उधार लिया था उन्होंने पापा को फोन कर दिया। 5 करोड़? तुझे पैसे की कीमत पता है अपूर्व? और तू मुझे कब बताता? 50 करोड़ होने के बाद? आपको बताने वाला था पापा। निकल जा मेरे घर से। मैं ऐसे जुआरी और सट्टेबाज को अपने घर में नहीं रखूंगा। पहले पैसे कमा, फिर पैसा उड़ाना। चल निकल मेरे घर से, अभी की अभी निकल जाओ। क्या कर रहे हैं आप? कहाँ जाएगा वो? बीवी है, बच्चा है उसका। जब ये गैम्बलिंग में पैसे लुटा रहा था तब नहीं सोचा उसने ये सब? पर वो कह रहा है ना कि गलती हो गई उससे। एक बार दूसरा मौका तो दीजिए उसे। ठीक है, 1 साल है इसके पास। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसका कर्जा उतारूंगा। ये मेरे साथ ऑफिस चले, मेहनत करे और इंस्टॉलमेंट से अपना कर्जा चुकाए। अगर ये नहीं कर पाए तो चुपचाप इस घर से निकल जाए। सर मैं बहुत परेशान था। पापा ने मुझे आज तक डांटा तक नहीं था। मैंने सोचा कि अपनी लाइफ ऐसे ही बर्बाद करने से अच्छा है पापा के साथ काम करूं, और कुछ टाइम बाद फिर मैं अंदर से भी बदल गया। अपूर्व सच में बदल गया है सर। बस वो बदकिस्मत निकला कि उसका अतीत उसके आज के सामने आकर खड़ा हो गया। उस जर्नलिस्ट ने वो वीडियो भेजा जिससे छुटकारा पाने के लिए हमें पंकज की मदद लेनी पड़ी, और मैं उसी के पैसे चुका रही हूँ। गणेश भाई? अरे नीलेश, वो ब्लैक जेके बाइक का कुछ पता चला क्या? अभी तक नहीं भाई। पुणे के सारे डीलर से बात हो चुकी है, पर किसी को पता नहीं उस बाइक के बारे में। पक्का? तूने तसल्ली कर ली हर जगह? हाँ भाई, एक काम करता हूँ, फिर से दोबारा से पूछ लेता हूँ लोगों से। देख ले, क्या पता तेरे से कुछ छूट गया हो। नीलेश एक बात बता, ये चोरी की गाड़ियाँ तो तेरे पास भी आती है ना? तू भी तो डील करता है ना? तो कहना क्या चाह रहा था? ये सब काम करना मैंने कब का छोड़ दिया है। 6 महीने हो गए उसे दूर होकर। अच्छा ठीक है, नाराज क्यों हो रहा है? जा सुन, काम मत छोड़, ढूंढता रहे, ठीक है? चल। सर एक बड़ा ब्रेक मिला है। क्या? शूटर और मास्टरमाइंड के बीच का लिंक मिला है। कहां से? कौन है वो? सर गणेश ने टिप दी कि संजय और सारंग शाइनिंग मून बार में अक्सर मिलते हैं, तो मैंने वहां के अंदर के सीसीटीवी फुटेजेस निकलवाए, वहीं से पता चला।
तुम्हें क्या लगा पुलिस तुम तक कभी नहीं पहुंच पाएगी? शाइनिंग मून बार का सीसीटीवी फुटेज है, तुम्हारी साइन की हुई रिसिट है, ये सबूत काफी है ये साबित करने के लिए कि इस मर्डर के प्लानिंग में तुम भी शामिल थे। हम ये भी जानते हैं कि गन पक्या ही लेकर आया था। अब भी तुम यही कहोगे कि धवल कापसे के मर्डर के बारे में तुम कुछ नहीं जानते? संजय, तुम्हारा जेल जाना तो पक्का है, बस अपने मुंह से सच बोलोगे तो थोड़ी बहुत दया दिखा देंगे, वरना जेल में ऐसी जगह रखूंगा तुम्हें जहां खूंखार और खतरनाक कैदी रहते हैं। मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ। मैंने ही पकिया को सुपारी दी थी, उसी ने धवल को मारा है। किस लिए? 5 सालों में जीना हराम कर दिया था उसने। बिजनेस में घाटे पर घाटा हुआ जा रहा था। बहुत समझाया पर वो हमारी एक नहीं सुन रहा था। सारंग भी शामिल था इसमें? नहीं सर, वो तो मर्डर का नाम सुन के ही डर गया। मैंने सोच लिया कि अब ये काम मुझे अकेले ही करना होगा। अब जेल में भी अकेले ही सड़ना। आखिरकार धवल कापसे की हत्या का साजिश करता सलाखों के पीछे था, और हत्या के पीछे की जो वजह सामने आई वो बिजनेस राइवलरी थी। अब पुलिस को सिर्फ एक आखिरी खिलाड़ी को पकड़ना था, जिसके बाद ये केस क्लोज हो जाता। दूसरी तरफ हत्या का खुलासा होने से धवल के परिवार को उनके सवालों के जवाब मिल गए, और 7 दिनों की खोजबीन के बाद पुलिस ने पकिया को भी पकड़ लिया। पकिया ने अपने बयान में कुछ ऐसे खुलासे किए जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। इस खुलासे के बाद सवाल उठने लगा कि क्या यह केस वाकई अपने अंजाम तक पहुंच गया था। 2 साल पहले मैंने ही धवल कापसे पर अटैक किया था, क्योंकि इसके लिए मुझे संजय जगताप ने बोला था, और इस बार भी संजय जगताप ने ही धवल कापसे की सुपारी दी थी। पर सर, मैं वो नहीं हूं जिसने धवल को मारा है। अब ये मत बोलना कि तूने नहीं, तूने चलाई बुलेट ने उसे मारा है। नहीं कहूंगा सर, पर सच्चाई यही है कि धवल को लगने वाली गोली ना तो मेरी बंदूक से निकली थी और ना ही उसे चलाने वाले मेरे हाथ थे। सब मैं तो खुद ही हैरान था कि जो सुपारी मेरे हाथ में थी तो फिर उसे मेरे मारने के 1 दिन पहले किसने मार दिया। पर मेरे लिए तो ये मौका था कि संजय से झूठ बोलकर अपने बचे हुए 10 लाख रुपए लेने का। इसकी क्या गारंटी कि तू इस बार भी झूठ नहीं बोल रहा है? सब मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि मर्डर वाले दिन मैं उस जगह था ही नहीं। सर, मैंने हर चीज को डबल चेक किया, ये पकिया झूठ नहीं बोल रहा है। ये मर्डर के टाइम पर शीना के साथ ही था, और जहां शीना काम करती है वहां आसपास भी इंक्वायरी की। मर्डर वाले दिन वहां पकिया को शीना के साथ देखा गया था। अगर पकिया सच बोल रहा है फिर धवल कापसे का मर्डर किया किसने? इस केस में कुछ तो है जो हमारी नजर से छूट रहा है। किसने उठाई होगी सुपारी? नहीं, गणेश को बोलो जल्द से जल्द उस बाइक का पता लगाए। क्या रे, इतनी क्या खाई पड़ी तेरे को जो लगातार फोन कर रहा था? मुझे सही कीमत नहीं मिली साहब, सिर्फ 2 लाख मिली मुझे, जबकि आपने गगन को 20 लाख दिए थे। तो उसमें मैं क्या करूं? जाके उसी से मांगा था ना साहब, पर उसने मना कर दिया, और अब तो अंडरग्राउंड हो गया। साहब जैसे मारने गया था ना, पता नहीं था वो कितना बड़ा आदमी था, लेकिन अब पता है। तो 10 लाख और दे दो, सब कुछ भूल जाऊंगा। नहीं तो क्या करेगा तू? मैं पुलिस के पास जाऊंगा। साले ब्लैकमेल कर रहा है मेरे को? नहीं साहब, अब इतना बड़ा काम किया, ठीक से शगुन तो मिला नहीं, कम से कम विदाई तो दे दो। करोड़पति आदमी था धवल, 10 लाख के लिए इतना सोचा। कॉल करता हूं आपको, बता देना कहां हूं पैसे लेने।
मैं उमेश को तो जानता ही नहीं साहब। गगन ने मुझे कांटेक्ट दिया था। कौन गगन? हिस्ट्री शीटर था साहब, उससे दोस्ती थी मेरी। धवल कापसे की सुपारी भी उसी ने उठा था। उस वक्त तो मुझे पता भी नहीं था कि हम किसे मारने जा रहे हैं, लेकिन बाद में जब टीवी पर न्यूज देखा तब जाकर मुझे समझ में आया कि गगन को इस सुपारी के ढेर सारे पैसे मिले, लेकिन मुझे वो 2 लाख में टरका दिया। मैंने उससे पूछा भी, तू ठीक नहीं कर रहा है गगन, मुझे मालूम है कम से कम तूने 15-20 पेटी उठाया होगा, मैं सिर्फ 5 मांग रहा हूं। देख, मेरे को जो देने का था वो मैंने दे दिया। वैसे भी मर्डर मैंने किया था, तू तो सिर्फ बाइक पे बैठा था, समझा? मैं साथ में नहीं था क्या? अब ये सब बात छोड़ो, सीधे सीधे मुझे पैसे दो, नहीं तो मैं सीधा जा रहा हूं पुलिस के पास। जा, तेरे को क्या लगता है वो तेरी आरती उतारेंगे? पहले तो तेरे को अंदर लेंगे, अच्छी खातिरदारी करेंगे। आज के बाद से तो मैं अंडरग्राउंड हो रहा हूं, फिर किसी का बाप भी मेरे को ढूंढ नहीं पाएगा। उसके बाद वो गगन ने नीलेश को मेरा नंबर दे दिया और वो पैसों के लिए हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया सर। इससे पहले भी मैंने सेटलमेंट्स वाले छोटे मोटे काम कराए हैं सर उससे। तो सर इस बार भी मैंने उसी को बोला। क्या बात है, बड़े दिनों के बाद याद किया? क्या करें, काम ही कुछ ऐसा है। मर्डर करना है। हो जाएगा। किसका करना है? अरे ये वो बड़ा बिजनेसमैन धवल कापसे है ना, बड़ी मछली है, मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी और रुपया भी ज्यादा पड़ेगा। कितना चाहिए? 20 पेटी। मिल जाएगा। डन। मैंने उसे पैसे दिए और मर्डर का डेट फाइनल किया सर। किसके कहने पर किया तो नहीं ये, संजय के या सारंग के? सर ये मैंने लालच में आकर किया सर। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, कोई और भी पकड़ा गया क्या? हाँ, एक और शूटर, पर उन लोगों ने ये काम नहीं किया था। उन लोगों ने नहीं किया तो फिर किसने किया था? संजय ने प्लान किया था, सुपारी भी दी, लेकिन उनके कुछ करने से पहले ही धवल जी को किसी और ने मरवा दिया। इस मर्डर के पीछे मास्टरमाइंड कोई और ही है। क्यों अपूर्वा, सही कहा ना मैंने? आप कहना क्या चाहते हैं? अपूर्वा, अपनी पत्नी और माँ को तुम खुद बताओगे या फिर हम बताएं कि अपने पापा को तुमने ही मरवाया? सर, आज तक मुझे किसी ने छुआ तक नहीं है और पापा ने सबके सामने, मेरी पत्नी के सामने मुझे थप्पड़ मार दी। 5 करोड़? आपको बताने वाला था पापा। निकल जा मेरे घर से। मैं ऐसे जुआरी और सट्टेबाज को अपने घर में नहीं रखूंगा। घर से बाहर निकाल रहे थे, बहुत बेइज्जती हुई थी उससे, तो मैंने भी बदला लेने की ठानी। और फिर तुमने उमेश से कहा? समझते क्या है वो खुद को, इतना बड़ा कारोबार है और मैंने मांगा क्या था? सिर्फ 5 करोड़, जिसके लिए सबके सामने थप्पड़ मार दिया मेरे बाप ने। बहुत हो गया, छोड़ूंगा नहीं। क्या करेगा तू? हैं? क्या करेगा? मार दूं। क्या? मुझे तेरी मदद चाहिए। देख कपूर, बहुत पी लिए, घर चलते हैं, चलो। सुन, मेरे बाप की 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी, तू मेरी मदद करेगा तो मैं तुझे 10% दूंगा। सर, मर्डर का सारा इंतजाम उमेश ने किया और मैं बस बदलने का दिखावा करता रहा ताकि सबकी नजरों में अच्छा बन जाऊं। तुम 2 रात से सोई नहीं, सो जाओ आराम से। एग्रीकल्चर मार्केट में अगर लीडर बनना है तो हमें इसके बारे में अभी से सोचना पड़ेगा। आपको वाकई मेरा आइडिया पसंद आया या फिर आपने मेरी साइड सिर्फ इसलिए ली क्योंकि मैं आपका बेटा हूं? मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें जिसने भी पापा को, और धीरे धीरे पापा को भी यकीन हो गया कि मैं बदल गया हूं। उन्होंने ऑफिस में भी मुझे वो इज्जत देनी शुरू कर दी थी। मेरे ख्याल से अपूर्व के आइडियाज में दम है। अपूर्व, मुझे अच्छा लगा कि तुमने कंपनी के सिद्धांतों को ध्यान में रखा। और फिर मैंने मर्डर का डेट और टाइम डिसाइड किया और फिर सब प्लान के मुताबिक हुआ। तुमने अपने पापा को सिर्फ इसलिए मरवाया
क्योंकि उन्होंने तुम्हें एक थप्पड़ मारा था। सर पापा चाहते तो मेरी मदद कर सकते थे। सर आज भी जिन लोगों से मैंने उधार लिया है मुझे धमकी देते हैं। सर पापा नहीं जानते थे कि कैसे लोग हैं ये। सर ये लोग चाहते तो मुझे मार भी सकते थे, और वो भी सिर्फ 5 करोड़ रुपए के लिए। लेकिन पापा को कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके लिए तो उनकी कंपनी सबसे ऊपर, उनके आदर्श सबसे ऊपर। अपूर्व, इतने क्रिमिनल्स देखे हम लोगों ने, पर तुम्हारे जैसे लोगों को देखकर हैरत होती है। धवल इंसान पहचानते थे। उन्होंने हमेशा कहा कि अपूर्व भरोसे के लायक नहीं, उससे कोई उम्मीद ना रखो। लेकिन माँ का दिल है ना, मानता ही नहीं था। आज मैं गलत साबित हो गई। नहीं मम्मी, आपने और पापा ने हमें हमेशा बहुत सारा प्यार दिया। पापा पता नहीं कितने लोगों के इंस्पिरेशन थे। उनका खुद का बेटा उनसे कुछ सीख नहीं पाया। इसमें आपकी गलती नहीं है, उसी की बदकिस्मती। अपूर्वा, उमेश, नीलेश और गगन को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और आईपीसी की धारा 120 के तहत आपराधिक षड्यंत्र के साथ साथ आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत भी बुक किया गया है। अपूर्वा के परिवार के लिए यह विश्वास करना काफी मुश्किल है कि अपूर्वा ने ही ये सारी साजिश रची और अपने पिता की हत्या करवाई। हमने असंभव को संभव होते सुना है, बुराई को अच्छाई में बदलते सुना है, लेकिन किसी चीज के लालच से इंसान में आया हुआ बदलाव अस्थिर होता है। किसी भी इंसान में बदलाव किसी चीज, वस्तु या लालच को पाने के इरादे से परे होना चाहिए। जब इंसान को खुद एहसास हो और उसे अंदर से बदलने की इच्छा हो, बदलाव तभी संभव है। सोमवार रात 10:30 बजे देखिए हमारा अगला एपिसोड। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। सड़क पर चलते चलते एक आदमी को उसके दोस्त ने आवाज देकर पुकारा। आदमी ने पलटकर देखा, हाथ ऊपर किया, अपने दोस्त से मिलने गया और उसके बाद गायब हो गया। गायब, एकदम गायब। उसके बाद दिखा ही नहीं, ना तो वो आदमी और ना उसका दोस्त। क्या ऐसा भी कभी होता है? पापा, हाँ, मैं निकल रहा हूँ कॉलेज के लिए। अच्छा ठीक है बेटा, चलो बाय। मनीषा, आज दीदी के यहाँ जाना है तुम्हें? हाँ? देखो आज तुम पूरा दिन अपनी दीदी के साथ रहो। मैं जब काम से लौटूंगा तो तुम्हें वापस घर ले आऊंगा। ठीक है। देखा मैं कितना ख्याल रखता हूँ तुम्हारा। अरे अब तो मुस्कुरा दो। मैं जल्दी से सब्जी काट देती हूँ, मम्मी जी को सिर्फ सब्जी चढ़ाना रहेगा। हाँ ठीक है। मनीषा बेटा, तू खुश है ना? मैंने हरीश से कहा है इतवार को वो तुझे पिक्चर दिखाने ले जाए। नई नई शादी हुई है, घूमना फिरना तो चाहिए ना। फिल्म का टिकट आज ही बुक कर लूंगा। कौन सी फिल्म देखोगी? कोई भी चलेगी। अरे कोई भी कैसे चलेगी? इतनी सारी फिल्में लगी है, कोई तो देखने का मन होगा तुम्हारा। कोई भी देख लूंगी। बस बस बस, चलो आओ। हरीश, हाय। मनीषा, एक काम करो, तुम जाओ, मैं 10-15 मिनट में आता हूँ, ठीक है? और उसके बाद वहां से काम पे चला जाऊंगा। तुम्हें पता है ना कंटेनरी का घर? आगे से राइट लोगी, उसके बाद लेफ्ट लेना। लेफ्ट लेते ही पहला मकान। ठीक है। पहुंच जाओगे ना?
दीदी मनीषा कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, तू कैसी है? अच्छी हूँ। चल अंदर चल। ये लो जीजू, आपकी फेवरेट अदरक वाली चाय। क्या बात है मनीषा, तू जब जब आती है ना तभी मुझे अदरक वाली चाय मिलती है, वरना तेरी दीदी तो। हाँ हाँ मैं सब सुन रही हूँ। आप मेरी बहन से मेरी ही चुगली कर रहे हैं। देखो किचन में मगर कान यही लगे हुए हैं। और तेरा हीरो का है हरीश, वो भी आने वाला था ना साथ में? आए ना, वो रास्ते में उनका कोई दोस्त मिल गया था तो बोले कि 10-15 मिनट बाद उससे मिलकर आएंगे। अच्छा बैठो ना। हनीमून का क्या प्लान है? कहीं लेके जा रहा है कि नहीं तुझे हरीश? हाँ शिमला जाने की बोल तो रहे थे, अब अगले महीने छुट्टी मिलेगी तो जाएंगे। मनीषा तू खुश है ना? मनीषा तेरे ससुराल में सब ठीक है ना? तेरे सास ससुर तेरा देवर सबसे बनती है ना तेरी? अरे ऐसे सर क्या हिला रही, कुछ बोल। हाँ दीदी सब ठीक है, और अभी तो शादी हुई है, सबको समझने में घुलने मिलने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। ये बात भी है। मम्मी पापा की याद आती है? थोड़ी थोड़ी याद तो आएगी, लेकिन अब हरीश का घर ही तेरा घर है। अपने घर को अच्छे से संभाल, सबका ख्याल रख। और पता है बहुत नसीब वाली है तू, हरीश इतना अच्छा लड़का मिला है तुझे। फिर सर हिला रही है, कुछ बोल। हाँ दीदी मुझे पता है मेरा ही घर है, मुझे ही संभालना है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सब मुझसे यही बात करेंगे। अभी जब घर गई थी 24 घंटा मम्मी पापा मुझे यही समझाते थे कि तेरा घर है, तुझे ही संभालना है। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. मनीषा हरीश का फोन तो अभी भी बंद आ रहा है। क्या कहा था उसने, कितने बजे आएगा तुम्हें लेने? बोले थे शाम में काम से वापस जाते वक्त ले लेंगे, पर 7 बजे तक तो आ जाना चाहिए था। लेकिन अभी तो 7:30 बज गए हैं, अभी तक उसका कुछ पता ही नहीं है। अमित हरीश अभी तक आया नहीं मनीषा को ले जाने। क्यों? फोन करो उसे, पूछो कहाँ पर है। किया था, फोन अभी भी बंद आ रहा है। फोन बंद है? ये क्या हो गया हरीश को? सुबह में बोला था आऊंगा और आया ही नहीं। दोपहर में भी मैंने फोन किया था, उससे में भी फोन बंद था। कोई काम में अटक गया होगा। चल मनीषा मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ। बाय दीदी। बाय। ख्याल रखना। हाँ ध्यान से जाना। हाँ। थैंक यू जीजू। बाय बाय। पर मनीषा हरीश रह कहाँ गया? वो तो तुझे कंचन के यहाँ से लेकर आने वाला था ना। पर वो आया ही नहीं, तो जीजा जी मुझे छोड़ कर गए। हरीश भैया का फोन भी बंद आ रहा है, लग नहीं रहा। उनका फोन तो बहुत देर से नहीं लग रहा है। दीदी भी उन्हें लगा रही थी फोन। सुबह कहकर गए थे कि 10-15 मिनट में दीदी के घर आ जाएंगे, फिर वहीं से काम पर जाएंगे, पर आए ही नहीं। समझ बेटा, तू एक काम कर, तू हरीश के सेठ को फोन कर। हो सकता है काम ज्यादा होने की वजह से दुकान पर ही हो। पर भैया अगर दुकान पे रुकेंगे भी तो भी अपना फोन क्यों बंद रखेंगे? अरे तू पहले फोन तो कर, फिर बाद में पूछेंगे कि उसने फोन क्यों बंद कर रखा है। हेलो। हाँ सुमित बेटा, नहीं हरीश तो आज सुबह से काम पर ही नहीं आया। 10:30 बजे मैंने दुकान खोली थी, तब से मैं भी उसे कॉल लगा रहा हूँ। लेकिन गौतम अंकल हरीश भैया तो सुबह काम के लिए ही निकले थे। निकला होगा, पर वो आज पूरे दिन काम पर नहीं आया। पापा गौतम अंकल कह रहे कि हरीश भैया आज दुकान पे गए नहीं। बेटा मनीषा, हरीश किस दोस्त के साथ गया था सुबह? पता नहीं पापा जी, उनके किसी दोस्त ने आवाज़ दी थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं दीदी के घर चले जाऊँ और वो थोड़ी देर में आएंगे, पर आए ही नहीं। पर दोस्त कौन था? पता नहीं मम्मी जी, मैंने नहीं देखा। योगेश भैया या अरशद भाई? मैंने देखा नहीं देवर जी। मैं लखनऊ में हूँ, मेरी तो हरीश से आज बात तक नहीं हुई। मैं तो कल ही लखनऊ आया था, कुछ काम से आया हूँ, परसों वापस आ रहा हूँ। सुमित क्या बात है, तो बहुत परेशान लग रहा है। योगेश भैया, हरीश भैया का फोन बंद आ रहा है। सुबह उनको कोई दोस्त मिला था जब वो मनीषा भाभी को उनकी दीदी के घर छोड़ने गए थे। मुझे लगा कि आप या अरशद भाई होंगे। नहीं सुमित, मैं तो आज मिला ही नहीं हरीश से। नहीं, मैं अगर हरीश को मिलता तो दूर से आवाज देकर भाभी से बिना मिले थोड़ी ना चले जाता। अरे कोई दोस्त था भी तो तुमने देखा तक नहीं वो कौन था? नहीं,
वो बोलकर गए थे तुम दीदी के यहाँ जाओ, मैं आता हूँ। मैंने उस तरफ देखा ही नहीं। भैया अरशद भाई और योगेश भैया से भी नहीं मिले। अरे यही तो दो दोस्त हैं उसके, अगर उनसे नहीं मिला तो फिर गया कहाँ हरीश? आपने अपने रिश्तेदारों से पता किया, शायद वहां गया हो। हाँ, सबसे बात कर ली। हरीश किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं गया है, लेकिन वो कहीं जाएगा भी तो अपना फोन बंद क्यों रखेगा? वो कल सुबह अपनी पत्नी मनीषा को उसकी बहन कंचन ठाकुर के यहाँ छोड़कर काम पर जाने वाला था। कंचन यही मंटू चौक के पास रहती है, पर ना तो वो काम पर गया और ना ही बहू को लेने उसके बहन के घर पहुंचा। आप हरीश का फोटोग्राफ और फोन नंबर और बाकी डिटेल्स दे दीजिए, हम पता करते हैं। और आप भी पता कीजिए कि कहीं गया हो और उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई हो। साहब वो कल सुबह से गायब है, फोन कहीं भी चार्ज कर सकता था। जी सर। और भैया ऐसे इंसान भी नहीं कि उन्हें कोई दोस्त मिल जाए तो वो अपना काम छोड़ के उनके साथ चले जाए। भैया के दो ही खास दोस्त हैं, योगेश भैया और अरशद भाई, लेकिन इन दोनों में से वो कल किसी के साथ भी नहीं थे। हरीश ऐसे कैसे जा सकता है किसी दोस्त के साथ? ये अभी तक लौटा ही नहीं। मनीषा को कुछ नहीं पता कि कौन था वो दोस्त? नहीं पापा, मनीषा ने देखा ही नहीं कि किस दोस्त ने आवाज दी। वो सीधे मेरे घर आ गई थी। उसके बाद पूरे दिन पापा मैंने अपने फोन से हरीश को फोन किया, उसका फोन बंद आ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना कंचन? पता नहीं पापा, ऊपर से मनीषा के ससुराल वाले बार बार उसी से सवाल पूछ रहे हैं। यहाँ मैं और अमित भी परेशान हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे कैसे गायब हो गया, कहाँ चला गया हरीश? मनीषा और हरीश के बीच वहाँ सब ठीक तो था ना? उनके बीच कुछ ऐसा होता तो हरीश कुछ तो बताता ना। ऐसे गायब हो जाएगा क्या? और अभी 6 दिन पहले ही तो मैं मनीषा को भोपाल छोड़ के आया हूँ। उसने तुझे कुछ बताया था क्या? हरीश और उसके बीच कोई अनबन, कोई झगड़ा हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला उसने, बल्कि वो तो ये कह रही थी कि अगले महीने वो हनीमून के लिए शिमला जा रहे हैं। सब कुछ ठीक था तो ऐसे अचानक हरीश कहाँ गायब हो गया? 15 अप्रैल 2014 ये वो दिन था जब हरीश को आखिरी बार देखा गया था। हरीश को लापता हुए 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन हरीश की अब तक कोई खबर नहीं मिली थी। क्या यह घटना अचानक घटी थी या फिर इसकी साजिश पहले से रची जा चुकी थी? क्या हरीश का अपनी नई ब्याहता पत्नी मनीषा को उसकी बहन के घर भेजना उसी प्लानिंग का हिस्सा था? हम उस दिन सुबह दीदी के घर जाने के लिए निकले। उन्होंने रिक्शा पकड़ा और हम दोनों रिक्शा में बैठ गए। फिर उन्होंने दीदी के घर के पास रिक्शा रुकवाया। मनीषा, तुम्हें उस रिक्शा का नंबर याद है? नहीं। मम्मी का ऑर्डर है कि तुम्हें फिल्म दिखाने के लिए ले जाना है। तुम्हारी दीदी के घर से कितनी दूरी पे रोका था रिक्शा? बस बस बस, चलो आओ। दूरी तो पता नहीं, लेकिन वहाँ से सीधा जाकर मैंने राइट लिया था और फिर लेफ्ट लेते ही पहला मकान दीदी का। और तुमने वाकई नहीं देखा कि तुम्हारे पति को किसने आवाज दी थी? हरीश, हाय। नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? मुझे लगा नहीं था कि हरीश जी जिससे मिलने जा रहे हैं उससे मिलकर वापस ही नहीं लौटेंगे। देखिए, अभी तक हमारे पास हरीश की कोई खबर नहीं मिली, लेकिन कल तक हमारे पास उसके फोन की लोकेशन आ जाएगी। हमें पता चल जाएगा कि उसका फोन कहाँ पे स्विच ऑफ हुआ है। इस मनीषा ने ही मेरे बेटे के साथ कुछ किया है। क्या कर सकती है वो, और क्यों करेगी? आपने अभी भी बताया कि इन दोनों की शादी को सिर्फ 1.5 महीना ही हुआ है, तो क्या मनीषा खुश नहीं है ये शादी से, या हरीश खुश नहीं है? मैडम, ये कैसा सवाल है? शादी से खुश थे या नहीं? अभी शादी को 1.5 महीना ही तो हुआ है। मैडम, मनीषा और हरीश दोनों को एक दूसरे से मिलवाया गया था। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, सबकी खुशी और मर्जी से शादी हुई थी दोनों की। ओम अनुभद्रः कृतवोयन्तो विस्तोब्दासो अभृतासु भेदा देवानो यथो सदमिति व्रते असन्न प्रभुः। मैडम, मैं हरीश को पहले से ही जानता हूँ, दोस्त है वो मेरा। जब कंचन के पापा ने कहा कि वो मनीषा के लिए लड़का ढूंढ रहे, तब मैंने उन्हें हरीश के बारे में बताया था, और मनीषा का रिश्ता लेकर हरीश के घर भी मैं ही गया था। मैडम, सब कुछ दोनों की मर्जी से हुआ था। तो फिर क्यों अचानक हरीश किसी दोस्त को मिलता है और एक दिन ऐसे गायब हो जाता है? यही तो समझ में नहीं आ रहा मैडम। और ये बात तो गलत है ना मैडम, मनीषा के ससुराल वाले उस पर ही सारा इल्जाम डाल रहे हैं, जबकि उस दिन हरीश ने खुद उससे पूछा था कि अपनी दीदी के घर जाना है। मैं उस दिन सुबह बिस्तर ठीक कर रही थी, तब उन्होंने मुझसे कहा अगर तुम्हें अपनी दीदी के घर जाना है तो चली जाओ। मैंने कहा ठीक है। उसने ऐसा क्यों कहा? वो अचानक तुम्हें तुम्हारी बहन के घर क्यों भेजना चाहता था? पता नहीं मैम, मैंने पूछा नहीं। आपका बेटा हरीश खुद मनीषा से कहता है कि आज तुम अपनी बहन के घर चली जाओ, मैं काम पे जाते वक्त तुम्हें वहां छोड़ दूंगा और लौटते वक्त तुम्हें वहां से ले आऊंगा। तो आप ये कैसे कह सकती है कि मनीषा ने हरीश के साथ कुछ किया है? क्या मनीषा और हरीश के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही थी? साहब,
1 मार्च को जबलपुर में मनीषा और हरीश की शादी हुई और 3 मार्च को वो यहाँ हमारे घर भोपाल आई। जब से मनीषा शादी करके आई है किसी से ज्यादा बात नहीं करती है, अपने में ही गुमसुम रहती है। घर का सब काम करती है, खूब हाथ बटाती है वो, और उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसने मन में कुछ दबा के रखा है, बिना किसी भाव के बस निभाए जा रही है। यहाँ तक कि घर के हर एक सदस्य ने उसे अलग अलग पूछा कि वो ये शादी से खुश है या नहीं। मनीषा बेटा, तू इस शादी से खुश है ना? बहू, तुम खुश तो हो ना? हमें लगा बस 23 साल की है अभी, मैके की याद आ रही होगी, इसलिए खुद हमने सामने से हरीश से कहा कि कुछ दिनों के लिए उसे अपने माँ बाबूजी के यहाँ छोड़ आए। 25 मार्च को हरीश उसे जबलपुर छोड़ने गया और उसके बाद 6 अप्रैल को उसका भाई विनोद यहाँ उसे भोपाल छोड़ने आया। अरे बेटा नमस्ते। आवा। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। खुश रहो। खुश रहो, खुश रहो। अच्छा ठीक है, अब मैं निकलता हूँ। नमस्ते आंटी। अरे विनोद बेटा, ऐसे कैसे बिना खाना खाए चले जाओगे? नहीं अंकल, वो मैं घर जाके। नहीं कुछ नहीं, चलो बैठो। बिना खाए तुम कहीं नहीं जाओगे। चलो हाथ मुंह धो लो और थोड़ा आराम कर लो, तब तक खाना तैयार हो जाए। तो इन सब चीजों की वजह से आपको लगता है कि मनीषा खुश नहीं थी? अब कैसे बताया आपको, जब भी देखो गुमसुम रहती है, अपने से कभी कुछ नहीं बोलती। सर, मम्मी बताने में हिचकिचा रही है। मैं आपको बताता हूँ इन्हें मनीषा भाभी पर शक क्यों है। हाँ बोलो सुमित। सब 15 तारीख की रात को भैया जब घर नहीं लौटे तभी हम सब बहुत परेशान थे, लेकिन भाभी को कुछ असर ही नहीं था, एकदम आराम से थी वो। मैंने सब जगह पता कर लिया, हरीश भैया कहीं पर भी नहीं है। हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। कैसी पत्नी है ये? हाँ, पति घर से गायब है और ये चुप चुप के खाना खा रही थी, अब आराम से सो रही है। इसे कुछ नहीं पड़ी है हरीश की। सर, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। सुबह से पति घर से गायब हो और भाभी आराम से सो रही हो। उसके पहले उसने चुपके से ठूस ठूस के खाया। हमने जब मनीषा से उसका फोन नंबर मांगा तो उसने कहा उसके पास फोन ही नहीं है। क्या सच है ये? हाँ, उसके पास फोन नहीं है। तो शादी के पहले से ही उसके पास फोन नहीं था या शादी के बाद से? शादी के पहले से ही नहीं था। लेकिन हरीश भैया बोल रहे थे कि शादी के बाद वो भाभी को एक फोन दिला देंगे। ठीक है, फिलहाल आप लोग घर जाइए। हरीश के बारे में कोई भी खबर मिलती है तो हम आपको बताते हैं। भैया को गायब हुआ आज 2 दिन हो गए, लेकिन अभी तक कुछ हम जानते हैं सुनिए, हमने सभी पुलिस स्टेशन में हरीश की डिटेल्स भेज दी। जीजा जी मैं क्या कर, मुझे भूख लगी थी और वो लोग तो खाना ही नहीं खा रहे थे, तो मैंने चुपके से खा लिया और जैसे ही बेड पर आकर बैठी मेरी नींद लग गई। मुझे लगा था हरीश जी देर से ही सही पर घर आ जाएंगे। और आप लोगों ने सारा इल्जाम मनीषा पे लगा दिया कि उसने ही कुछ किया है। कुछ बोलने से पहले ये तो सोच लेते कि आपका खुद का बेटा उसे मेरे यहाँ छोड़ने आया था और उसके बाद पूरा दिन वो मेरे साथ थी। जब हरीश उसे शाम को लेने नहीं आया कितना परेशान हो गई थी खुद वो। देखिए अंकल आंटी, मनीषा अभी बस 23 साल की है, इतनी बड़ी नहीं है वो। पहली बार घर से बाहर निकली है, बचपना है अभी उसमें। भूख लग गई तो खा लिया, आंख लग गई तो सो गए, मगर ये इतनी बड़ी बात नहीं है ना कि। ऐसा भी क्या बचपना अमित बेटा? चलो तुम ही बता दो, किसी दिन तुम टाइम पे घर पे ना पहुंचो, तुम्हारा कोई अता पता ना हो, तो क्या कंचन के गले से निवाला उतरेगा? क्या वो ऐसे पैर पसार के सोएगी? अगर खा लिया सो गई, इसका मतलब ये नहीं कि उसी ने कुछ किया है हरीश के साथ। दीदी, बात सिर्फ इतनी नहीं है। दोनों घर से साथ निकलते, रिक्शा लेते, साथ में उतरते और फिर भैया को कोई आवाज लगाता है और भाभी देखती तक नहीं है। देखो, मनीषा पे इल्जाम नहीं लगा रहा है, तुम खुद ही सोचो। और अमित, तुम तो हरीश के दोस्त हो ना, तुम ही बताओ वो बताए बिना कैसे जा सकता है? अंकल मैं समझ सकता हूँ, मगर आप ही नहीं, हम सब परेशान हैं। और अंकल, हरीश अगर आपका बेटा है ना तो मनीषा का पति है। आपको चिंता हो रही है तो हमें भी चिंता हो रही है। मम्मी पापा इतने परेशान हैं, जबलपुर से यहाँ आने के लिए निकल गए हैं। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, ऐसे में बेवजह के इल्जाम मत लगाइए मनीषा पर। बिरजू। हाँ उस्मान भाई। अरे उस्मान भाई, दिन भर में 10-10 सवारी आती है यहाँ, अब सबकी शक्ल कैसे याद रहेगी? हाँ पता है बिरजू, और शायद किसी को तो याद होगा। हाँ ये फोटो रख और मैं इन लोग को ही फोटो भेज दूंगा।
पता करने की कोशिश कर कि ऑटो रिक्शा कहाँ का है। 15 अप्रैल सुबह 8 बजे की बात। सुहान नगर से मंटू चौक की सवारी थी। ये हरीश राठौर है और इसकी बीवी मनीषा। हरीश राठौर ऑटो से उतरा, उसके बाद गायब हो गया। ये सब ऑटो वाले और यूनियन वाले से पता करके बताओ कि किसी ने उसे देखा है या किसी को याद है तो मुझे बताएं। सर, फोन रिकॉर्ड्स के मुताबिक हरीश की लास्ट लोकेशन मूर्तिगंज। मूर्तिगंज? ये मूर्तिगंज तो मंटू चौक से करीब 1 घंटे की दूरी पर है ना। ये सुहान नगर और ये मंटू चौक और ये है मूर्तिगंज, जो सुहान नगर और मंटू चौक से काफी दूरी पर है। सुहान नगर से मंटू चौक रिक्शा से पहुंचने में करीब 10 मिनट लगते हैं। सर, अगर हरीश रिक्शा या गाड़ी से भी मूर्तिगंज गया हो तो उसे कम से कम 1 घंटा लगा होगा वहां पहुंचने में, क्योंकि सुबह 8 बजे के दौरान उस रूट पे अच्छी खासी ट्रैफिक हो जाती है। सवाल यह है कि हरीश उस दोस्त के साथ मूर्तिगंज क्यों गया, जबकि उसने मनीषा से ये कहा था कि वो 10 से 15 मिनट में वापस लौटेगा। सर, हमने आसपास जितने भी रिक्शा वाले हैं, जितना भी रिक्शा स्टैंड है, उन सबसे पता लगाया, यहाँ तक कि उनकी यूनियन वालों से भी बात किया, लेकिन किसी को कुछ याद नहीं है कि किसी ने उस दिन हरीश या मनीषा को वहाँ देखा। भाई, हम मूर्तिगंज क्यों जाएंगे? वहाँ उनका कोई काम पड़ता हो? नहीं पापा, वहाँ पे उनका कोई दोस्त भी नहीं जिनसे वो मिले होंगे। फोन रिकॉर्ड के मुताबिक हरीश का फोन मंटू चौक से मूर्तिगंज की तरफ गया और मूर्तिगंज में जाकर के स्विच ऑफ हो गया। क्या हरीश की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, कोई झगड़ा? नहीं सर, हरीश भैया ऐसे इंसान है ही नहीं क्यों किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करे। मैडम, हरीश मेरे यहाँ पिछले 4 साल से काम करता है। उसके और उसके परिवार वालों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। उसका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो ही नहीं सकता। गौतम जी, आप तो उन्हें अच्छी तरीके से जानते हैं, तब तो आपको ये भी पता होगा कि हरीश इस शादी से खुश है या नहीं। खुश? बहुत खुश है मैडम। शादी तय होने के बाद से ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। 1 महीने बाद हनीमून के लिए शिमला जाने वाला है। रोज मुझे अपनी छुट्टी याद दिलाता है। निशा को अपने साथ जबलपुर ले जा रहे हैं हम लोग। सही नहीं किया आपने हमारी बेटी के साथ। वीना जी, हमारी हालत तो समझिए। 4 दिन से हमारा बेटा घर नहीं लौटा है। वो नहीं लौटा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारी बेटी को दोषी ठहराएंगे। कैसे कैसे सवाल पूछ रही है पुलिस कि जबलपुर में उसका कोई चक्कर है क्या? और उसी से नहीं, जबलपुर के पुलिस के खबरी हमारे पास पड़ोसी, रिश्तेदार, नातेदार सबसे उलूल जुलूल सवाल कर रहे हैं। देखिए ओम जी, फिलहाल तो हमें अपने बेटे की चिंता है। वो कभी ऐसे बताए बिना गए। राम जी, हरीश हमारा भी दामाद है, हमें भी उसकी चिंता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आप पे इल्जाम लगाने लगे कि हरीश मनीषा के साथ खुश नहीं था और वो भागने का नाटक रच रहा है और आप लोग उसका साथ दे रहे हैं। पुलिस कंचन से पूछ रही है, हमसे सवाल कर रही है कि मनीषा को फोन क्यों नहीं दिया, उसका किसी के साथ चक्कर है क्या, उसकी वजह से उसका फोन छीना क्या? क्या मतलब है इन सवालों का? आप ही बोलिए। मनीषा इस शादी से दुखी लग रही थी क्या? मनीषा शादी के लिए राजी नहीं होती तो क्या मैं ये शादी करवाता? बलराम जी, मालती जी, मनीषा बच्ची है। ऐसी बातें पुलिस से कहने से पहले जरा सा सोच तो लेते। मनीषा के माता पिता उसे वापस अपने साथ अपने घर जबलपुर लेकर आ गए। हरीश के पिता बलराम राठौड़ और उसका छोटा भाई सुमित लगातार पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते रहे, इस उम्मीद में कि हरीश की कोई खबर मिले। उधर जबलपुर में मनीषा के माता पिता भी उससे पूछते रहे कि 15 अप्रैल को उसका पति हरीश किस दोस्त के साथ गया था, पर मनीषा के पास इसका कोई जवाब नहीं था। याद करके देख। मनीषा का परिवार जानना चाहता था कि क्या मनीषा और हरीश के बीच कोई झगड़ा या अनबन थी, जिसकी वजह से हरीश इस तरह से अचानक एक दिन चला गया था। पुलिस हरीश के दोस्त योगेश वर्मा और अरशद खान से भी बार बार पूछताछ कर रही थी, पर हर बार उनका भी यही कहना था कि उन्हें नहीं पता कि हरीश कहां चला गया है। पुलिस ने हरीश की फोटोज और पोस्टर्स से भोपाल की अखबारों और दीवारों को भर दिया था, इस आशा में कि कहीं से हरीश की कोई खबर मिले। सुमित, हमने हरीश का फोन सर्वेलेंस पे डाल दिया। जैसे ही उसका फोन स्विच ऑन होता है, हमें पता चल जाएगा कि उसकी करंट लोकेशन क्या है। सर, जबलपुर से कुछ पता चला कि भाभी का वहां पे? नहीं सुमित, ऐसा तो कुछ सामने नहीं है। हमने मनीषा की बहन कंचन और उसके पति अमित से कई बार पूछताछ की कि कहीं उनका तो कोई हाथ नहीं है हरीश के गायब होने में, लेकिन ऐसा कोई भी इंसान या मकसद सामने नहीं आया जिससे यह पता चल सके कि हरीश को मिलने कौन आया था जिसके बाद वो गायब हो गया। आंटी, मैंने अपने दोस्त से पता करवाया है, वहाँ जबलपुर में मनीषा के दूसरी शादी की कोई बात नहीं चल रही है। और वैसे भी वो अभी दूसरी शादी कर भी नहीं सकती है, क्योंकि हरीश अभी तक सिर्फ लापता है और कुछ पता भी तो नहीं चला है कि वो अब।
कंचन दीदी बोल रही थी हरीश जीजा जी के घर वाले उन्हें अभी तक ढूंढ रहे हैं। ढूंढेंगे ही ना बेटा, उनके घर का बड़ा बेटा गायब हुआ है, कोई छोटी बात थोड़ी ना है। मनीषा, हम तेरी सारी बात मानते हैं, सही है, पर बेटा हरीश को कोई परेशानी थी क्या? नहीं पापा, कोई परेशानी नहीं थी। हरीश से तेरी ठीक से बात तो होती थी ना, कोई मनमुटाव तो नहीं था? नहीं मम्मी, सब कुछ ठीक था। अमित, आप हरीश को 2-3 साल से जानते हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका किसी और लड़की के साथ या औरत के साथ? अमित, वो ऐसे कैसे जा सकता है? पता नहीं कंचन, हरीश को गायब हुए 1 महीने से ऊपर हो गया है, ना कोई एक्सीडेंट ना कुछ और। ऐसे कैसे कोई दोस्त उसे बुलाता है और फिर आज तक वो गायब है? कैसे हो सकता है? अब तो पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है। मैं तो अब भी यही कहूंगी कि उस मनीषा ने मेरे हरीश के साथ कुछ गलत किया है। बलराम जी, मैंने आपके कहने पर सुहान नगर पुलिस थाने से केस फाइल मंगवाकर अच्छी तरह पढ़ी। लोकल पुलिस ने कहीं कोई कुताही नहीं बरती, जो कर सकते थे सब किया है। हरीश का फोन अभी भी सर्विलेंस में है। डीसीपी साहब, आप ही बताएं, ऐसा कैसे कोई 20 सड़क पर किसी दोस्त के बुलाने पे जाता है और गायब हो जाता है? आज 1.5 महीने हो गए मेरे बेटे को गायब हुए, अभी तक उसकी कोई खबर नहीं मिली है। सर, अक्सर सुना है कि अचानक किसी को हार्ट अटैक आ गया या अचानक किसी का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन ऐसे भीड़ में अचानक कोई गायब नहीं होता। मेरे भाई इंसान है, कोई पानी नहीं जो भाप बन के उड़ गया और किसी का ध्यान तक नहीं गया हो। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेरे बेटे को ढूंढ दीजिए, बहुत ही शरीफ बच्चा है मेरा। मैं अपनी खास टीम लगाता हूँ हरीश मिसिंग केस में। सर, हरीश की फैमिली ने सीधा हरीश की पत्नी मनीषा पर शक जताया है, और शक जताने का मेन कारण ये है कि जिस दिन हरीश गायब हुआ था उस दिन मनीषा ने आराम से खाना खाया और बेफिक्र होकर सो गई। लेडी किलर, पहले मर्डर किया, फिर आराम से खाना खाया और सो गई। सर, लोकल पुलिस को लड़की के अतीत में कुछ नहीं मिला। बाकी केस में उन्होंने छानबीन की है, पर रेलवे स्टेशन और एक्सीडेंट पर कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिला कि हरीश कहाँ हो सकता है, वो कहाँ जा सकता है। हरीश के उस दोस्त का भी पता नहीं चला होगा जिसने उसे पीछे से आवाज देकर बुलाया था। हरीश, हाय। नहीं, हरीश के 2 ही खास दोस्त हैं। एक है योगेश वर्मा, जो उस दिन लखनऊ में था, और दूसरा अरशद खान, जो उस दिन अपने गैरेज पे था। लोकल पुलिस ने उन दोनों के फोन रिकॉर्ड्स चेक किए हैं। हरीश को गायब हुए लगभग 2 महीने बीत चुके हैं, उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। क्या लगता है तुम्हें, मर्डर हुआ होगा उसका? सर, हरीश के बैकग्राउंड में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे ये लगा हो कि वो पहले से परेशान हो, मेंटली डिस्टर्ब हो या शादी से खुश ना हो, इसलिए सब कुछ छोड़कर भाग गया। हरीश की इमेज बहुत ही सीधे साधे आज्ञाकारी बेटे की है। उसकी लाइफ में कोई लड़की? लोकल पुलिस को उसके फोन रिकॉर्ड्स और छानबीन में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। सर, जैन सर, आई एम वेरी सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। वो लेट नहीं कपिल, तुमने बिल्कुल सही टाइम पर एंट्री मारी है, लेकिन इस केस में कोई था जिसने 15 अप्रैल को अचानक एंट्री मारी थी और जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। पूजा, हरीश की फैमिली से कहो कि शादी के एल्बम लेकर आए। सर, ये ओम और बीना मनीषा के माता पिता, और ये मनीषा की बड़ी बहन कंचन और उसका पति अमित। और सर, ये विनोद है, मनीषा भाभी का छोटा भाई। और ये दोनों हरीश के दोस्त, अरशद खान और योगेश वर्मा। ये लड़का कौन है जो मनीषा के परिवार के साथ भी नजर आ रहा है, और इस फोटो में अलग से हरीश और मनीषा के साथ है इस औरत के साथ? पता नहीं सर, मनीषा भाभी का कजन होगा शायद, लड़की वालों की तरफ से था, लेकिन इसका नाम नहीं पता हमें। शादी में तो हरीश और मनीषा काफी खुश लग रहे हैं। लग नहीं रहे, खुश थे साहब। ये मनीषा का जीजा अमित, मनीषा का रिश्ता लेकर यही आया था ना आपके पास? जी। हरीश ने मनीषा को देखते ही शादी के लिए हाँ कर दी थी। जी, हरीश भैया को मनीषा भाभी बहुत पसंद आई थी। और मनीषा को भी हरीश काफी पसंद आया था? पता नहीं, पर वो लोग तो यही कह रहे थे। शादी तय होने के बाद मनीषा और हरीश की फोन पे बात होती थी? जी। हरीश मनीषा से बात करने के लिए मनीषा के पिता ओम प्रकाश के नंबर पे फोन किया करता था। हाँ सर। बलराम जी, सुमित, शादी के बाद 1.5 महीने में क्या कभी मनीषा अकेले मार्केट गई थी, या फिर काफी देर के लिए घर से बाहर अकेले रही हो? नहीं, अकेली तो वो कभी बाहर नहीं गई। शादी के बाद 3 हफ्ते वो यहीं रही, उसके बाद मैके चली गई। 1 हफ्ते बाद लौटी, लौटने के 1 हफ्ते बाद तो ये हो ही गया था। उसके बाद उसके माँ बाप उसे लेकर चले गए। मनीषा ने कभी किसी से बात करने के लिए आपसे फोन मांगा था? नहीं सर, मुझसे तो कभी फोन नहीं मांगा। मुझसे भी नहीं। हरीश के फोन रिकॉर्ड से भी ऐसा कुछ नहीं मिला है कि मनीषा ने किसी से बात की हो। आप लोगों ने पक्का कभी नहीं देखा कि मनीषा के पास कोई फोन था? साहब, हमें पता है उसके पास कोई फोन नहीं था।
क्योंकि उसके पिताजी मनीषा से बात करने के लिए मेरे फोन पे फोन किया करते थे। सर मनीषा भाभी के पापा ही नहीं, उनकी बड़ी बहन और जीजाजी भी हमारे फ़ोन पे कॉल करते थे। हरीश के गायब होने के पीछे मनीषा का ही हाथ है। कुछ तो है जो वो छुपा रही है। अजीब बात है कि एक 23 साल की लड़की के पास फ़ोन नहीं, इसके पीछे कोई तो वजह होगी। मुझे नहीं लगता कि मनीषा के माँ बाप से बात करने का कोई फ़ायदा है। वो अब भी वही कहेंगे जो पहले कहा था। शायद मनीषा के अतीत के बारे में उसके माँ बाप को कुछ मालूम ही ना हो, और मालूम होगा भी तो इतना सब कुछ होने के बाद शायद वो अनजान बन रहे हो। अब हम कोई खबर ही नहीं लगाएंगे, कोई सीधी कार्रवाई नहीं करेंगे। पहले ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, उसके बाद पूछताछ होगी। तुम दोनों अभी जबलपुर निकल जाओ और अपने तरीके से काम शुरू करो। क्राइम ब्रांच की टीम ने हरीश मिसिंग केस को हल करने के लिए एक अलग तरीका अपनाया। क्राइम ब्रांच की टीम जबलपुर पहुंची, पर उन्होंने किसी से कोई सवाल जवाब नहीं किया। क्राइम ब्रांच की टीम ने मनीषा के पिता के घर के आसपास ही एक घर किराए पर लिया। शांति से, चुपचाप, बिना किसी संदेह को जाहिर होने दिए, क्राइम ब्रांच की टीम ने मनीषा और उसके पूरे परिवार पर नजर बनाए रखी। मनीषा की हर गतिविधि पर क्राइम ब्रांच के अधिकारियों की नजर बनी हुई थी। ट्रिपल 48765 ये नंबर रुपेश तिवारी का है। मुझे इस नंबर के सारे कॉल रिकॉर्ड्स चाहिए त्रिपाठी, खासकर 1 मार्च से लेकर अब तक के सारे कॉल रिकॉर्ड्स, मोबाइल लोकेशन, सभी डिटेल, अर्जेंट बेसिस। रुपेश तिवारी? यस सर, ये वही है जो शादी की फोटो में मनीषा की फैमिली और हरीश और मनीषा की फोटो में एक औरत के साथ दिख रहा है, जिसके बारे में आपने बलराम जी से पूछा था कि ये कौन है। हाँ, ये हरीश, मनीषा और रुपेश के अलावा एक औरत भी है, 50-55 साल की। सर वो औरत रुपेश तिवारी की माँ है ललिता देवी, विधवा है। काफी साल पहले उनके पति का देहांत हो चुका है। रुपेश तिवारी और उसकी माँ काफी सालों से जबलपुर में मनीषा के पड़ोसी हैं। सर रुपेश तिवारी जबलपुर में एक छोटी सी टूर एंड ट्रैवल एजेंसी चलाता है। आइए सर, मुझे एक गाड़ी चाहिए। मिलेगी सर। कब और कहाँ के लिए चाहिए? इंदौर के लिए। इंदौर। अरविंद तो रजिस्टर दे दो। हाँ। सर रुपेश तिवारी का एक असिस्टेंट है अरविंद, जो एक तरह से उसका पार्टनर भी है। पूजा, कुछ ऐसा मिला जिससे ये पता चल सके कि मनीषा और रुपेश का आपस में अफेयर है, वो भी उसकी शादी से पहले? सर कुछ नहीं, काफी कुछ मिला है। सर मेरे तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि पहले पुलिस टीम की नजर में आने में ये सब बच कैसे गया। पूजा, इतनी साफ दिखने वाली बात नजरअंदाज कैसे हो सकती है? शायद इसलिए क्योंकि ये दोनों पड़ोसी हैं और एक दूसरे के घर आना जाना आम बात है। मनीषा बड़े आराम से कभी भी रुपेश के यहाँ जाती है, कभी प्रसाद लेकर तो कभी खाना लेकर, और ये हर दूसरे दिन की बात है। सर रुपेश मनीषा के भाई विनोद का भी बहुत अच्छा दोस्त है, शायद इस वजह से भी किसी को उन पर शक नहीं हो। एक दूसरे के घर आना जाना मिलना आम बात है, सिवाय इसके कि ये दोनों सुबह पार्क में लवर्स की तरह भी मिलते हैं। सर इन दोनों के हाव भाव को देखकर साफ पता चल रहा है। हम मनीषा के अतीत में कुछ ढूंढ रहे हैं, इसलिए कहीं हम जबरदस्ती तो इनका अफेयर नहीं बना रहे। हो सकता है कि ये सचमुच में सिर्फ पड़ोसी हो। नहीं सर, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है और इन दोनों के अफेयर के पीछे ही हरीश के गायब होने का राज छुपा है। इतना ही नहीं, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि हरीश का मर्डर हो चुका है। सर हमने बिल्कुल सही जगह पे निशाना लगाया, ये पक्का पहली टीम से छूट गया था। रुपेश तिवारी के फोन रिकॉर्ड्स में कुछ मिला है क्या? नहीं, कुछ नहीं है।
फिर भी सब कुछ इसी में है। क्या मतलब? सर ये तो सच है कि मनीषा के पास कोई फ़ोन नहीं है, पर 15 तारीख को रुपेश के मोबाइल की लोकेशन भोपाल की नहीं बल्कि जबलपुर की। सब कुछ उनके फेवर में है तो मिला क्या? यही कि 14 से 16 अप्रैल के बीच रुपेश का फ़ोन जबलपुर में ही था, और इन 2 दिनों में ना ही उसके फ़ोन से कोई कॉल किया गया और ना ही कोई कॉल उठाया गया। इसका मतलब पक्का रुपेश का फ़ोन जबलपुर में था उस टाइम, लेकिन वो खुद भोपाल में था। क्या हमने हरीश राठौड़ मिसिंग केस क्रैक कर लिया? हरीश के लापता होने के लगभग 2 महीने बाद हरीश मिसिंग केस में क्राइम ब्रांच द्वारा नियुक्त की गई नई टीम को हरीश के अचानक गायब होने के मकसद के बारे में कुछ समझ आने लगा था। पर क्या सिर्फ मकसद की धुंधली समझ से ये केस हल होने वाला था? अभी इस केस में कई दिल दहला देने वाले सच सामने आने बाकी थे। इतने दिनों से पड़ोसी होने का नाटक करके हमारे परिवार की जासूसी कर रहे थे। हरीश के घर वालों ने आपको पैसे खिलाए ना, जो हमारी बेटी पर ऐसा गंदा इल्जाम लगा रहे हो? अभी तो सिर्फ पूछताछ कर रहे हैं। एक बार ये साबित हो गया कि मनीषा और रुपेश ने मिलकर ही हरीश के साथ कुछ किया है, उसके बाद इल्जाम भी लगाएंगे और सजा भी देंगे। अभी आप लोग भी चलिए, आपसे भी पूछताछ करनी है। आप समझते क्यों नहीं है? रुपेश, कंचन, मनीषा, विनोद सब एक साथ पले बड़े हैं, परिवार की तरह हैं। सर रुपेश हमारे लिए बड़े भैया जैसे है, और अगर ऐसा कुछ होता मनीषा और रुपेश के बीच में तो मेरी बहन उस हरीश जीजू से शादी क्यों करती? मनीषा ने आपको बताया कि ये सब उसने रुपेश के साथ मिलकर किया है? सर शादी में रुपेश हर काम बढ़ चढ़ कर रहा था तो हमें लगा दुल्हन का भाई होगा, तो तब से इन दोनों के बीच में ये सब चल रहा था। अभी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन हमें भी ऐसा लग रहा है कि इनके बीच में कुछ चल रहा है। सर मैं एक बात बता रहा हूँ, ये मनीषा ही नहीं उसके परिवार ने मिलकर ये किया है। शुरू से सब जानते थे, धोखा दिया है हमें, खासकर उसके भाई विनोद ने। क्या कहा पापा ने? वो भोपाल आ रहे, क्राइम ब्रांच की कोई टीम उन्हें मनीषा और रुपेश को यहाँ पर लेकर आ रही है। उनके हिसाब से रुपेश और मनीषा के बीच कुछ। रुपेश और मनीषा? अरे क्राइम ब्रांच वालों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया है ना? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हरीश के घर वालों ने कुछ कर दिया हो और खुद को बचाने के लिए सारा इल्जाम मनीषा पे डाल रहे हैं? मनीषा, इतने महीनों बाद भी तुम्हें अपने पति की कोई खास फिक्र नहीं हुई कि वो अभी तक क्यों नहीं मिला? अगर चेहरा देखकर ही सब पता चल जाता तो मैं भी उस दिन समझ जाती कि मेरे पति अब वापस नहीं आने वाले। मैं उन्हें जाने ही नहीं देती। आपको नहीं पता मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि आप लोग हरीश जी को ढूंढ नहीं पा रहे, तो आप लोग ज़बरदस्ती मेरा और रुपेश का रिश्ता साबित करने पर तुले हैं। मैडम 1 मिनट सुनिए, आप क्यों पलट कर देख रही हैं? मैं आपको नहीं, मैडम को आवाज़ लगा रहा था। तुम अब भी यही कहोगी कि उस दिन तुम्हारे पति को किसी ने आवाज़ लगाई और तुमने पलट कर नहीं देखा कि वो कौन था? मनीषा, हम जानते हैं कि हरीश को गायब करने में तुम्हारा ही हाथ है। मैं हरीश जी को क्यों गायब करवाऊंगी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? सर इसमें क्या बड़ी बात है कि 14 अप्रैल से 16 अप्रैल तक मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से किसी को फ़ोन ना किया हो या किसी का फ़ोन नहीं उठाया हो। मोबाइल फ़ोन से नहीं तो लैंडलाइन से बात की होगी। सर ऐसा पहली बार नहीं है कि पूरा दिन मैंने अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं किया या किसी से बात नहीं की। मुझे तुम्हारी ये फालतू कहानी नहीं सुनी। हरीश के साथ क्या किया तुम लोगों? मेरा मनीषा के साथ कोई चक्कर नहीं। तो ये जो पार्क की फ़ोटो आप दिखा रहे हैं इसमें भी कुछ नया नहीं। मनीषा की शादी से पहले भी मैं पार्क में जाता था, वो भी सैर करने के लिए पार्क में आती थी। हाँ जाते थे, लेकिन घर से एक साथ नहीं निकलते थे। मनीषा, हमने पूरे 1 हफ्ते तक तुम पर नजर रखी है, तुम दोनों घर से अलग अलग निकलते थे, लेकिन पार्क में जरूर मिलते थे। तो इससे आपने ये अंदाज़ा लगा लिया कि हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर ऐसा होता भी तो मैं झूठ क्यों बोलूँगी? रुपेश के बारे में अपने घर वालों को क्यों नहीं बताती? हरीश जी से शादी करने के लिए क्यों तैयार हो जाती? सर मनीषा की शादी में मैंने एक अच्छे पड़ोसी का फर्ज निभाया था, बढ़ चढ़कर काम किया था। अब खुद ही बताएं, जिससे आप प्यार करते हो उसकी शादी में खुशी खुशी इतना काम करेंगे, जबकि आपके सामने वो किसी और से शादी कर रही है। रुपेश को मैंने बचपन से देखा है, सालों से हमारा पड़ोसी है, उसके पिताजी हमारे दोस्त थे। और अगर मनीषा रुपेश के बीच में कुछ चल रहा होता ना तो आपसे पहले हमें पता चलता। अगर आपको उनके बारे में पता चलता तो शायद आप उनकी शादी के लिए तैयार ही नहीं होते। तैयार होने की बात तब आती ना जब उनके बीच कुछ होता। आप साबित क्या करना चाहते हैं? रुपेश और मनीषा के बीच कुछ चल रहा है, इसलिए उन दोनों ने मिलकर हरीश को गायब करा दिया। सिर्फ गायब नहीं, शायद मरवा भी दिया। 1.5 महीना भी नहीं हुआ था मेरी बच्ची की शादी को, उसके हाथ की मेहंदी भी नहीं सूखी थी तब तक, और आप बोल रहे उसने अपने पति को गायब करके मरवा दिया? ये क्या बात कर रहे हो आप? मैंने मुड़कर नहीं देखा। झूठ, तुम झूठ बोल रही हो। तुमने मुड़कर देखा था, तुमने देखा था कि रुपेश ने ही आवाज़ लगाई थी। आपको अपनी ही बात माननी है तो मानिए, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं नहीं जानती वो कौन दोस्त था जिसने हरीश जी को आवाज़ लगाई। सर आपको जो कहना है, जो करना है करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे? मुझे मारेंगे, पीटेंगे? फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा कि मेरे और मनीषा के बीच में कुछ भी नहीं। फिर मनीषा और मैंने एक दूसरे का हाथ क्या पकड़ लिया? आपने तो पूरी फिल्म बना दी। जिस दिन हरीश गायब हुआ उस दिन मैं भोपाल में था ही नहीं, मैं जबलपुर में था। सर दुनिया की कोई भी ताकत मुझे किसी गलत काम के लिए हामी नहीं भरवा सकती।
ना ही कोई गलत काम करवा सकते। सर मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि ये इन दोनों का ही काम। और सिर्फ गायब ही नहीं, गायब करके मर्डर भी किया है। अगर इन्होंने गायब किया है, मर्डर किया है, तो ऐसे कैसे सफाई से जुर्म किया है कि हर चीज इनकी तरफ इशारा करती है, अगर इनके खिलाफ कुछ मिलता नहीं? सर ये अपने आप सच नहीं बोलेंगे, इसे सच बुलवाना पड़े। ऐसे एक दिन नहीं, एक महीने भी अगर हम इनसे पूछताछ करेंगे ना, तब भी ये लोग कुछ नहीं बोलने वाले। सर पूछताछ क्या, वो तो डंडे खाने को भी तैयार है। कोई तो तरीका होगा इनको तोड़ने का। लाई डिटेक्टर टेस्ट, ये क्या होता है? ये वो टेस्ट होता है जिससे साफ हो जाएगा कि तुम लोग सच बोल रहे हो या झूठ। लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर तुम झूठ नहीं बोल रही तो तुम्हें लाई डिटेक्टर टेस्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सर हम कैसे यकीन कर लें कि आप लोग हमें इसमें फंसाएंगे नहीं? फंसाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि तुमने और मनीषा ने मिलकर ही हरीश को गायब करके मारा है। सर ये वो सच है जो आप मानकर बैठे, जबकि ये सरासर झूठ है। तो फिर लाई डिटेक्टर टेस्ट कर लेते। अगर ये झूठ है तो टेस्ट में साबित हो जाएगा कि झूठ है, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। हमें इन्हें किसी और तरीके से भी घेरना होगा। एक काम करो, इन्हें जाने दो और रुपेश के और मनीषा के माँ बाप, भाई बहन, जीजा सबके फोन टैप करो और इन्हें आपस में सलाह करने दो कि आगे क्या करना है। मुझे पूरा यकीन है कि ये इन्होंने ही किया है और हमें किसी भी तरह ये सच इनसे उगलवाना होगा। मनीषा देख बेटा, कल जो भी हो हम तुम्हारे साथ हैं, हमें तुम पर विश्वास है, पर एक बात सच सच बताओ कि मैंने कुछ गलत किया है। हाँ, और ये रुपेश वाली बात कितनी सच है? मम्मी पापा, आप लोग जो बोलोगे मैं करूँगी, जिससे आपको यकीन हो जाए कि मेरे और रुपेश के बीच कुछ भी नहीं है। जिसकी कसम खाने को बोलोगे मैं खा लूँगी। मेरे और हरीश जी के बीच सब कुछ ठीक था, हम दोनों में कोई झगड़ा नहीं था। मेरी गलती उस दिन सिर्फ इतनी हुई कि मैंने मुड़कर नहीं देखा हरीश जी को आवाज़ किसने दी थी, जिसकी मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। मुझे नहीं पता हरीश जी के साथ क्या हुआ है, शायद सचमुच उनका मर्डर हो गया हो, लेकिन मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। आप लोग मेरा यकीन कीजिए, मुझ पर इस तरीके से शक मत करिए प्लीज़। मम्मी वो लोग मुझे और मनीषा को निशाना बना रहे हैं, कुछ भी करके हमें फंसाना चाहते हैं बस। पर ऐसा कर क्यों रहे हैं? तुझे फंसाना क्यों चाहते हैं? पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों ज़बरदस्ती मेरा और मनीषा का रिश्ता साबित करने पर तुले, जबकि हमारे बीच तो ऐसा कुछ है भी नहीं। अरे वो जो टेस्ट करना चाहते हैं, जो तू बोल रहा है, लाई डिटेक्टर टेस्ट, पता नहीं मम्मी क्या होता है। तो बोल रहे हैं कि इससे सारा सच सामने आ जाता है। अगर सच झूठ का पता चल सकता है तो तुझे बिना डरे हाँ कह देना चाहिए। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि मनीषा का पति गायब हुआ है तो तुझे क्यों घसीट रहे हैं? मनीषा और रुपेश ने लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। कैसे पता चल जाएगा हमारा हरीश कहाँ है? नहीं पता मम्मी। ये टेस्ट कब होने वाला है? अभी कुछ पक्का नहीं, शायद अगले हफ्ते होगा। पापा, मम्मी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर उन्होंने और भी कुछ कहा। क्या यही ना कि शायद अब हरीश जिंदा नहीं है? हाँ पापा, वो बता रहे थे कि शायद हरीश भैया का मर्डर हो चुका है और इन दोनों ने मिलकर मारा है उन्हें। मनीषा और रुपेश ने लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए मंजूरी दे दी। टेस्ट के दौरान भी वो अपने इस बयान पर अड़े रहे कि उनके बीच में कोई प्रेम संबंध नहीं है और हरीश के लापता होने में भी उनका कोई हाथ नहीं है। रुपेश, तुम्हारा और मनीषा का अफेयर कब से चल रहा है? हमारा कोई अफेयर नहीं है। हरीश के साथ तुम्हारे संबंध कैसे? दोस्त था वो तुम्हारा? हाँ। सिर्फ दोस्त या करीबी दोस्त? हरीश से मेरी मुलाकात तब हुई थी जब वो जबलपुर में मनीषा से शादी करने आया था। 2-4 दिन में ही अच्छी दोस्ती हो गई थी हमारी। इतनी अच्छी कि तुम अगर अचानक से भोपाल आओ और सड़क पे उसे आवाज़ दो तो तुम्हें पहचान लेता? हाँ पहचान लेता। अगर तुम उसे अपने साथ कहीं चलने को बोलो तो चलेगा? हाँ हो जाता, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो कभी जबलपुर आता और मुझे मिलने के लिए बुलाता तो मैं उससे मिलने चला जाता। मनीषा, ये सच है कि 15 अप्रैल को तुमने और हरीश ने कंचन के घर जाने के लिए रिक्शा लिया ही नहीं? नहीं, ये झूठ है, क्योंकि हमने रिक्शा लिया था। रिक्शा के पैसे किसने दिए? हरीश जी ने। तुम्हारा फ़ोन नंबर क्या है?
मेरे पास फ़ोन नहीं है। मैं उस फ़ोन की बात कर रही हूँ जो रुपेश ने तुमको ला कर दिया था। रुपेश ने मुझे कोई फ़ोन ला कर नहीं दिया। तो बिना फ़ोन के रुपेश तुम्हें भोपाल में कांटेक्ट कैसे करता था? मेरे और रुपेश के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसे मुझे कांटेक्ट करना पड़ता। जब तुम 1 हफ्ते के लिए जबलपुर गई थी तब तुम दोनों ने हरीश की किडनैपिंग और मर्डर का प्लान किया था? नहीं। तो भोपाल में किया था। मनीषा, तुमने और रुपेश ने हरीश को मारने का प्लान भोपाल में बनाया था? ऐसा कभी कोई प्लान नहीं था। हरीश को कहाँ मारा? मैंने हरीश जी को नहीं मारा। तो किसने मारा? रुपेश ने मारा। रुपेश ने अकेले हरीश को मारा या उसके साथ कोई और भी था? मुझे नहीं पता। क्या नहीं पता? कि रुपेश के साथ कौन था या फिर रुपेश ने हरीश को कहाँ मारा? क्या नहीं पता मनीषा? मुझे नहीं पता हरीश जी को किसने मारा। मतलब तुम्हें पता है कि हरीश मर चुका है, उसका मर्डर हो चुका है? नहीं, मुझे नहीं पता। तुम हरीश को मंटू चौक से कहाँ लेकर गए? मैं उसे कहीं लेकर नहीं गया था। तो तुमने भोपाल में ही मारा है उसे? तुम मनीषा से प्यार करते हो? तुम रुपेश से प्यार करती हो? मनीषा का कहना है कि उसे ये तो नहीं पता तुमने हरीश को मारा है या नहीं, मगर उसे लगता है कि तुम मनीषा को पाने के लिए हरीश को मार सकते। रुपेश, क्या ये सच है? तुमने हरीश को मारा है? रुपेश ने हमें बताया कि उसने तुम्हें एक फोन ला कर दिया था, उसके बाद तुमने हरीश को मारने का प्लान बनाया, पर अब वो कह रहा है कि सारा प्लान तुम्हारा था, तुमने हरीश को मरवाया है। क्या ये सच है मनीषा? लाई डिटेक्टर टेस्ट से इस केस को सॉल्व करने में मदद मिलने की उम्मीद थी, पर इससे पहले कि लाई डिटेक्टर टेस्ट के परिणाम आते, इस केस को एक नई दिशा मिली। सर, साइबर सेल टीम जो हरीश राठौर के फ़ोन को सर्विलेंस कर रही थी, उन्होंने ये फ़ोन नंबर भेजा है। ये नंबर हरीश के फ़ोन में एक्टिव हुआ है, सेम IMI नंबर है। रिंग जा रही। 2 महीने बाद आज हरीश का फोन एक्टिव हुआ। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? अरे फोन आपने किया है, आप बताओ आप कौन बोल रहे हो? मैं क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ। ये फोन जिससे आप अभी बात कर रहे हो हरीश राठौर नाम के आदमी का, ये फोन तुम्हारे पास कहाँ से है? किसने कट कर दिया? फौरन ये नंबर ट्रेस करो, पता करो लोकेशन कहाँ की। जी सर। सर, अगर रुपेश और मनीषा ने मिलकर हरीश को मारा है और वो भी इतनी चालाकी से कि हमारे पास लाई डिटेक्टर टेस्ट के रिजल्ट के इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं, तो ये जो भी है जिसने उनकी हेल्प की है, हरीश का फोन ऑन करने की गलती करेगा? बिल्कुल कर सकते हैं। पॉसिबल है कि वो लाई डिटेक्टर टेस्ट से डर गए कि कहीं उनका सच सामने ना आ जाए, इसलिए वो हरीश का फोन ऑन करके हमें गुमराह करना चाहते हैं ताकि हम ये सोचें कि हरीश जिंदा है और हम उनकी तरफ ध्यान ही ना दें। मनीषा, तू मेरी छोटी बहन है, चाहे जो भी हो मैं तेरे साथ। दीदी, क्या तुम घुमा फिरा के मुझसे ये पूछना चाहती हो कि मैंने हरीश जी को मारा है या नहीं? देख मनीषा, सच बता, क्या सच में तेरे और रुपेश के बीच में ऐसा कुछ है जो हम में से कोई नहीं देख पाया? एक परिवार जो दुख में डूबा था, इंतजार कर रहा था ये जानने के लिए कि आखिर उनके बेटे हरीश के साथ क्या हुआ था, जिसे लापता हुए भी अब 2 महीने से ज्यादा बीत चुके थे। हरीश के एक दिन अचानक गायब हो जाने के इस केस में सच क्या था और झूठ क्या था? सच, क्या यही सच था कि एक औरत ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की थी, वो भी इतनी सफाई से, इतनी चालाकी से कि पुलिस को उनके खिलाफ कोई सुराग तक नहीं मिल रहा था? यह सच उस आदमी के पीछे छुपा था जिसके पास हरीश का फोन था। हरीश एक सुबह अचानक गायब हो गया। हरीश का इस तरह से गायब होना क्या एक अचानक घटी घटना थी या फिर यह किसी पहले से तय की गई साजिश का हिस्सा था? क्या हरीश वाकई मर चुका था या कुछ और भी सच थे जो भी सामने आने बाकी थे? और लाई डिटेक्टर टेस्ट की रिपोर्ट सबको हैरान कर देने वाली थी। इस टेस्ट के तहत इंसान के ब्लड प्रेशर और उसके तनावग्रस्त होने पर नजर रखी जाती है। जब उससे कोई सवाल किया जाता है और जब वो जवाब देता है तो उसकी चिंता और तनाव के स्तर से, उतार चढ़ाव से यह पता लगाया जा सकता है कि जिस व्यक्ति पर यह लाई डिटेक्टर टेस्ट किया जा रहा है वो सच बोल रहा है या झूठ। कल रात 10:30 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में हम देखेंगे हरीश के गायब होने के पीछे का रहस्य और ये जानेंगे कि क्या हरीश मारा जा चुका है या फिर जिंदा है। जय